नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त सौगात की एक बात का। बड़ी खबर हरियाणा के नूह से भड़की हिंसा से जुड़ी। 4 दिन पहले हुए बवाल और हिंसा के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। नूह, गुरुग्राम और पलवल से 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया और इसके साथ ही हिंसा की जांच के लिए हरियाणा सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया। हरियाणा के 5 जिलों में कुल 93 एफआईआर दर्ज की गई। नूह में 46 एफआईआर और गुरुग्राम में 23 एफआईआर दर्ज की गई। हरियाणा के कई जिलों में 5 अगस्त तक इंटरनेट सेवा को बंद रखने का आदेश दिया गया और हरियाणा सरकार ने सोशल मीडिया के जरिए माहौल खराब करने वालों की भी जांच शुरू कर दी, जिसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया जो सोशल मीडिया के पोस्ट और वीडियो की जांच में जुट गई। और इसी बीच हरियाणा के नूह से हिंसा के बाद तबाही की दिल दहला देने वाली कई तस्वीरें सामने आई, जिसमें बस और मोटरसाइकिलें जली हुई नजर आई और आरोप लगा कि बवाल के दौरान उपद्रवियों ने इन गाड़ियों को निशाना बनाया और देखते ही देखते पूरा नूह जल उठा था। हिंसा के बाद तबाही की जो तस्वीरें नूह से सामने आई, उसमें एक बस पूरी तरह से जली दिखी जो कबाड़ में तब्दील हो गई। अंदर से बाहर तक वो बस सिर्फ लोहे का कंकाल बन गई। तो वहीं पास में पड़ी कई मोटरसाइकिलें भी कबाड़ में तब्दील नजर आई, जिन्हें उपद्रवियों ने फूंक दिया। बताया गया कि बवाल के दौरान नूह में करीब 200 से ज्यादा गाड़ियों को निशाना बनाया गया। ये सिर्फ एक बस नहीं बल्कि ऐसी कई गाड़ियां हैं जिनमें जमकर तोड़फोड़ की गई है। हालांकि बवाल के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया और उपद्रवियों को खदेड़ दिया। और इसके साथ ही हिंसा और बवाल के बाद नूह में कर्फ्यू लगा दिया गया, जिसकी वजह से वहां पिछले 4 दिनों से दुकानें नहीं खुली और लोगों को खाने पीने की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्योंकि नूह में हुई हिंसा के बाद पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई। वहां कर्फ्यू लगा होने की वजह से दुकानें बंद रही। ऐसे में लोगों को खाने पीने के सामान खरीदने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये पूरा मार्केट आज बंद दिखाई दे रहा है। हालांकि बवाल के बाद वहां के चप्पे चप्पे पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के लिए लोग आगे आए और उनके खाने पीने का इंतजाम करते दिखे। चाय है, पानी की व्यवस्था करी है सारी। नूह में हिंसा के बाद धारा 144 लगा दी गई और वहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया, जिसमें हालात देखते हुए ढीली भी दी गई। इस बीच मोनू मानेसर ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर दिया। मोनू मानेसर पर नूह में हिंसा और बवाल भड़काने का आरोप लगा, क्योंकि जिस शोभा यात्रा में पथराव और आगजनी हुई थी, उस यात्रा से ठीक पहले मोनू मानेसर का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो उस यात्रा में शामिल होने की बात कहते हुए नजर आए। और आरोप लगने के बाद हरियाणा पुलिस ने भी मोनू मानेसर के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन मोनू मानेसर ने उन पर लगे आरोप को गलत बताया। हमारे बंदे ने किसी ने कुछ नहीं किया। जो भी यात्रा में गया था उन्होंने कोई पथराव या कोई भी गलत काम नहीं किया। एक वीडियो के माध्यम से गिरफ्तारी होती है तो वो कोई गिरफ्तारी नहीं है, वो एक सिर्फ झूठ है, वो कुछ नहीं है गिरफ्तारी। हमने वीडियो में सिर्फ आह्वान किया था। आह्वान कौन नहीं करता। मैं हजारों वीडियो दे दूंगा, कई राजनेताओं की दे दूंगा, बड़े बड़े की, जिनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं, लेकिन वो बाद में सिद्ध पाए गए, आरोप नहीं पाए गए। उनने भी तो अपने बुलाए हैं मंदिरों में जाने के लिए, अपनी यात्रा रैलियों में जाने के लिए। वहीं मोनू मानेसर ने दावा किया कि नूह में निकली यात्रा के रूट की पूरी जानकारी पुलिस को थी और इससे पहले यात्रा के आयोजकों पर रूट की सही जानकारी नहीं देने का आरोप लगा था। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया कि जिस यात्रा में पथराव हुआ और फिर बवाल हुआ, उस यात्रा के आयोजकों ने रूट की सही जानकारी नहीं दी, लेकिन मोनू मानेसर ने दावा किया कि उस यात्रा की पूरी जानकारी प्रशासन को दी गई थी। हमारे बिल्कुल मिली थी, रूट की भी जानकारी थी। बिना परमिशन मिले कोई भी 800 या 900 पुलिसकर्मी सुरक्षा में नहीं लगाए जाते, उनको पता ही नहीं होता है। तो सब चीज सारी चीज पता था, सारी हमारे अधिकारियों ने हमारी वो ले रखी परमिशन। उधर हरियाणा सरकार ने सोशल मीडिया के जरिए नूह का माहौल खराब करने वालों की जांच शुरू कर दी। हरियाणा सरकार के मुताबिक इसके लिए एक कमेटी बनाई गई जो सोशल मीडिया पर किए गए मैसेज और पोस्ट की जांच में जुट गई, क्योंकि आरोप लगा कि सोशल मीडिया पर जारी भड़काऊ वीडियो और पोस्ट सामने आने के बाद ही नूह में हालात बिगड़े, जिसके बाद वहां पथराव और आगजनी हुई। हरियाणा सरकार ने सोशल मीडिया पर किए गए उन पोस्ट और वीडियो की जांच शुरू कर दी। कोई उत्तेजनात्मक पोस्ट डाली होगी तो कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो कमेटी बनाई गई वो 21 जुलाई से 31 जुलाई के बीच सोशल मीडिया पर किए गए एक एक पोस्ट को स्कैन करेगी, जिसके बाद भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया गया। इस बीच नूह में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया और हिंसा और बवाल की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई। वहीं पुलिस ने ऐसे 139 आरोपियों को गिरफ्तार किया जिन पर नूह में हिंसा और बवाल करने का आरोप लगा। क्योंकि बवाल के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए 80 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की और आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू की। नूह हिंसा मामले में 139 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 19 आरोपियों को पुलिस की रिमांड मिली। एक दिन की रिमांड थी, ऐसे 19 आरोपी यहाँ पर मौजूद हैं। नूह से 139 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं गुरुग्राम से 21 और पलवल से 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। इसके साथ ही हिंसा की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई, जो हिंसा मामले में दर्ज एफआईआर की जांच में जुट गई। कुछ नहीं किया, हमारा खुद का नुकसान 1.5 करोड़ का हो गया। वहीं पुलिस ने दावा किया कि अभी और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।
और हरियाणा की नूंह में दहशत फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए 19 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इससे पहले उन्हें एक दिन के लिए पुलिस रिमांड पर रखा गया था, जहां उनसे नूंह में हुई हिंसा से जुड़े मामलों में पूछताछ की गई। क्योंकि इन 19 लोगों पर 31 जुलाई को हरियाणा के नूंह में हिंसक दंगे करने का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने इनसे पूछताछ की और फिर इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। आरोपियों के एक गुट को लेकर पुलिस अब यहाँ से निकल रही है। नूंह में हिंसा फैलाने के आरोप में इन 19 लोगों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 31 जुलाई को हुए हिंसक दंगों में 2 पुलिसकर्मी और 4 लोगों समेत कुल 6 लोगों की जान चली गई थी। इस बीच नूंह में हिंसा के बाद चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई और हालात पर काबू पाने के लिए नूंह में धारा 144 लगा दी गई है। साथ ही इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया और सोशल मीडिया की निगरानी की गई, जिससे कोई भड़काऊ मैसेज या वीडियो वायरल न हो। हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से सुरक्षा कर्मियों को नूंह में हालात को संभालने के लिए तैनात किया गया, जिसमें महिला बटालियन की तैनाती भी की गई, जिन्होंने नूंह के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। यहाँ पर महिला टुकड़ी भी पूरी तरीके से सीआरपी की तैनात देखी जा रही है। इसके साथ ही नूंह, फरीदाबाद, मानेसर, पलवल, सोहना और पटौदी में इंटरनेट सेवा पर पाबंदी रही, जो 5 अगस्त तक इन इलाकों में बंद रहेगी। इधर नूंह में हुई हिंसा और बवाल पर दर्ज हुई एफआईआर में पुलिस वालों पर हमले का सच सामने आया। सूत्रों के मुताबिक वहां मौजूद उपद्रवियों ने पुलिस वालों के खिलाफ नारेबाजी की और उन उपद्रवियों को रोकने पहुंचे पुलिस वालों पर हमला करने का जिक्र भी एफआईआर में किया गया। सूत्रों के मुताबिक नूंह में हुई हिंसा और बवाल में कई एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें एक एफआईआर में साइबर सेल पुलिस स्टेशन को जलाने का जिक्र है। वहीं दूसरी एफआईआर में शोभा यात्रा के दौरान करीब 700 उपद्रवियों पर पुलिस पर हमला करने का आरोप लगा। क्योंकि 31 जुलाई को नूंह में हुई हिंसा में 2 होमगार्ड समेत 6 लोगों की मौत हो गई और आरोप है कि सड़क पर उतरकर बवाल करने वाले उपद्रवियों ने पुलिस को निशाना बनाया। उधर पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि हरियाणा के नूंह में जिन लोगों पर दंगे भड़काने का आरोप लगा, उनकी अगुवाई कोई और कर रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उपद्रवियों ने जिस गाड़ी का पीछा करके नूंह में तांडव मचाया, वो गाड़ी पंजाब के रहने वाले किसी शख्स की थी। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि इस जानकारी के बाद PB31W नंबर वाली उस कार की तलाश में पुलिस अपनी पूरी ताकत से जुट गई, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक पंजाब के नंबर वाली इस गाड़ी में बैठे शख्स ने ही दंगाइयों को रास्ता दिखाया। दावा ये किया गया कि ये कार पंजाब के मनसा के रहने वाले निर्मल सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है और पुलिस को शक है कि इसी गाड़ी में नूंह हिंसा का मास्टरमाइंड मौजूद था, जिसके इशारों पर दंगाइयों ने हरियाणा के नूंह में आतंक फैलाया और फिर हिंसा की आग न सिर्फ हरियाणा बल्कि आसपास के कई राज्यों तक भी पहुंच गई। हालांकि पुलिस इस जानकारी के आधार पर उस गाड़ी के मालिक से पूछताछ के लिए निकल पड़ी, ताकि इस साजिश का पर्दाफाश हो सके। इस बीच हरियाणा पुलिस ने हिंसा की साजिश से पर्दा उठाने के लिए नूंह के नलेश्वर महादेव मंदिर से जांच शुरू कर दी। ये मंदिर 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा है और आरोप है कि पहाड़ियों से उपद्रवियों ने मंदिर में छिपे लोगों पर गोलियां चलाई। हिंसा तब भड़की जब 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद ने ब्रज मंडल यात्रा शुरू की, लेकिन आरोप है कि जैसे ही नलेश्वर महादेव मंदिर से यात्रा 600 मीटर आगे बढ़ी, लोगों पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया। यात्रा में शामिल लोगों पर पत्थर बरसने लगे, जिसके बाद जान बचाने के लिए लोग भागकर मंदिर में छिप गए। आरोप है कि मंदिर में छिपे लोगों पर दंगाइयों ने पहाड़ी से गोलियां चलानी शुरू कर दी। पर पहाड़ियां आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से फायरिंग की जा रही थी और ताबड़तोड़ फायरिंग लोगों के ऊपर उपद्रवी कर रहे थे, वो दंगाई थे। मंदिर के सेवादार के मुताबिक उस वक्त करीब वहां 4000 लोग मौजूद थे, जिन्हें निशाना बनाने के लिए दंगाई पहाड़ियों से काफी देर तक फायरिंग करते रहे। इस घटना के बाद नूंह में हिंसा भड़क गई थी, इसीलिए हरियाणा पुलिस ने ग्राउंड जीरो यानी नलेश्वर महादेव मंदिर से हिंसा की जांच शुरू की। वहीं हरियाणा के नूंह में हिंसा के बाद बिगड़े हालात की वजह से मजदूर वहां से पलायन करने को मजबूर हो गए, क्योंकि उन्हें अपनी और अपने परिवार की जान का डर सताने लगा और कामकाज ठप होने से की वजह से इनके लिए वहां गुजर बसर करना भी मुश्किल हो गया। इसलिए इन्होंने नूंह छोड़ने का फैसला किया। मजदूरों के इन बदहाल काफिलों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग दिखे। किसी ने अपने पूरे आशियाने को एक बोरी में समेटकर कंधे पर लाद लिया, तो कोई एक बैग में जरूरत का सामान बांध उसे सिर पर रखकर सफर में दिखा। कोई अपने मासूम की उंगली थामे, तो कोई अपने नन्हे मुन्नू को गोंदी में उठाकर इस हिंसा की आग से दूर ले जाते दिखा। ये गाड़ी माड़ी जला दी, हंगामा हो गया, इसलिए हम भाग ले डर की मारी। नूंह में हुई हिंसा के बाद बिगड़े हालात ने इन पर दोहरी मार की। एक तरफ जान जाने का डर था, तो दूसरी तरफ भूखों मर जाने का। इसलिए मीलों का सफर तय करने ये पैदल ही निकल पड़े। और इसी बीच मुस्लिम एकता मंच ने गुरुग्राम में जुमे की नमाज खुले में नहीं पढ़ने का ऐलान किया। ये फैसला उन्होंने नूंह में भड़की हिंसा की वजह से बिगड़े हालात के मद्देनजर दिया, जिसके तहत ऐलान किया गया कि जुमे की नमाज खुले में नहीं पढ़ी जाएगी और लोगों से अपील की गई कि वो पास की किसी मस्जिद या घर पर ही नमाज पढ़ें। तो वो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ें और बाहर किसी भी तरह की गैदरिंग 2, 4, 10, 5 आदमी खड़े ना हो। क्योंकि नूंह में भड़की हिंसा के बाद गुरुग्राम में भी बवाल हुआ। वहाँ हालात पर काबू करने में पुलिस जुट गई और मुस्लिम एकता मंच ने सावधानी बरतते हुए खुले में नमाज न पढ़ने की अपील की। साथ ही उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। हालांकि नूंह में हुई हिंसा के बाद कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई, जिसकी वजह से संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया।
उधर उत्तराखंड के ऋषिकेश से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां लहरों के बीच एक मोटरसाइकिल सवार फंसा हुआ नजर आया। वहां एक रोज पहले हुई भारी बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से उस मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग उफनते नाले में फंस गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंच गई, जिसके बाद मोटरसाइकिल पर सवार एक महिला का हाथ पकड़कर उफनती लहरों के बीच रेस्क्यू किया गया, जबकि एसडीआरएफ के कुछ जवानों ने मोटरसाइकिल में धक्का लगाया, जिसके बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि इस दौरान भी कई लोग जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार करते दिखाई दिए। इस बीच उत्तराखंड के बागेश्वर में पहाड़ खिसकने से हड़कंप मच गया, क्योंकि अचानक पहाड़ खिसकने से सड़क पर मलबा आ गया, जिसकी वजह से पूरी सड़क मलबे से पट गई, जिसका हैरान करने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें अचानक पहाड़ खिसकने के बाद उसका एक हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरते हुए दिखा, जिसकी जद में वहां लगा एक पेड़ भी आ गया और वो भी मलबे के साथ उखड़कर सड़क पर आ गिरा। घटना के वक्त वहां कुछ लोग भी मौजूद थे। गनीमत रही कि उनमें किसी को कोई चोट नहीं पहुंची। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक उन्हें पहाड़ खिसकने का अंदेशा पहले से ही हो गया था, जिसकी वजह से वो वक्त रहते सुरक्षित जगह पर चले गए। बताया गया कि ये वीडियो बागेश्वर के कपकोट इलाके का है। वहां लगातार हुई बारिश के बाद से आए दिन पहाड़ खिसकने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन ने भी लोगों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी। वहीं भारी बारिश के बाद लगातार पहाड़ खिसकने से चंडीगढ़ शिमला हाईवे की हालत खस्ता हो गई है। मलबा आने की वजह से हाईवे परवाणु में चक्की मोड़ के पास बंद हो गया, तो कई जगह सड़क पूरी तरह तबाह हो गई, जिसका दहशत पैदा करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा कुछ ही सेकंड में भरभरा कर नीचे आता दिखा। हजारों टन मिट्टी और पत्थर के साथ साथ बड़ी संख्या में पेड़ भी टूटकर नीचे आ गए, जिसकी वजह से चंडीगढ़ शिमला हाईवे की हालत खराब हो गई। एहतियातन हाईवे को बंद कर दिया गया और रूट डाइवर्ट किया गया। शिमला से चंडीगढ़ की तरफ जाने वाले वाहनों को वाया कुनिहार, नालागढ़, पिंजौर मार्ग से भेजा गया, जबकि चंडीगढ़ से शिमला की तरफ आने वाले हल्के वाहनों को परवाणु वाया कसौली, धर्मपुर मार्ग से भेजा गया। हालांकि मिट्टी खोदने वाली मशीन के साथ कुछ लोग हाईवे से मलबा हटाते नजर आए। इस बीच हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में भारी बारिश के बाद पहाड़ों के दरकने की घटनाओं ने लोगों में की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। वहां चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे पर कई जगह पहाड़ खिसकने की वजह से हाईवे को 2 दिन के लिए बंद करना पड़ गया। और वहां से आए एक वीडियो में पहाड़ से हाईवे पर बड़े बड़े पत्थरों और मलबे के साथ पेड़ भी गिरते दिखाई दिए। सोलन में भारी बारिश के बाद चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे पर सैकड़ों जगहों पर पहाड़ खिसकने की घटनाएं सामने आई, जिसकी वजह से रास्ते पर जगह जगह पत्थर और मलबा इकट्ठा हो गया। कई जगहों पर तो सड़क कई फीट तक धंस गई। वहां से गाड़ियों का निकलना तो दूर, लोगों का पैदल चलना भी खतरे का सबब बन गया। इसलिए हाईवे को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया, जिसके बाद वहां लंबा जाम लग गया। प्रशासन की टीमें हाईवे को खोलने में जुटी हैं, लेकिन पहाड़ों से रह रहकर पत्थर और मलबा गिर रहा है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पुल बह जाने के बाद वहां लोग खतरनाक तरीके से नदी पार करने को मजबूर हो गए। लगातार हुई तेज बारिश और बाढ़ की वजह से कमल नदी के ऊपर बना पुल सैलाब में बह गया, जिसने वहां के लोगों को खतरे में डाल दिया। क्योंकि उत्तरकाशी से जो वीडियो सामने आया उसमें खौफनाक मंजर दिखाई दिया। उस वीडियो में 2 बुजुर्ग महिलाएं डंडे के सहारे उफनती नदी पार करती नजर आई और उन महिलाओं की मदद करने के लिए 2 लड़के भी उनका हाथ पकड़कर उन्हें पानी की तेज धार से बचाते दिखाई दिए। इस दौरान दोनों महिलाएं काफी संभल कर पथरीले रास्ते पर चलती दिखी और उनके घुटने के ऊपर तक लहरें बहती नजर आई। बताया गया कि भारी बारिश ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया, क्योंकि वहाँ कमल नदी पर बना पुल बह गया, जिससे लोग अपनी जान जोखिम में डालने को बेबस हो गए। उधर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में कई घंटों की बारिश के बाद मंदाकिनी नदी उफान पर आ गई, जिसकी वजह से वहां नदी के आसपास के कई इलाके पानी में पूरी तरह डूब गए और बाढ़ का पानी लोगों के घरों और दुकानों में जा घुसा। वहां से आई तस्वीरों में नदी के घाट भी पानी से लबालब नजर आए। नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से घाटों पर बनी सीढ़ियां और आरती स्थल भी पानी में समा गए। मंदाकिनी नदी से निकला सैलाब बिजली की रफ्तार से निचले इलाकों तक पहुंचा, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिल पाया। बाढ़ का पानी लोगों के मकानों में घुस गया, जिसकी वजह से कई परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़े। वहीं मंदाकिनी नदी के रौद्र रूप को देखकर प्रशासन ने चेतावनी जारी कर दी और नदी के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की। वहीं मध्य प्रदेश के दमोह में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर बनकर टूटा, जिसकी वजह से वहां के कई जिले बाढ़ से बेहाल हो गए और वहां से सामने आई तस्वीरें बर्बादी और तबाही का मंजर समेटी दिखी। क्योंकि वहां कुछ रोज पहले से हो रही भारी बारिश की वजह से नदी और नालों ने रौद्र रूप ले लिया। हर गली कूचे में बाढ़ का पानी अपना कब्जा जमा कर बैठ गया। घर हो या दुकान, स्कूल हो या अस्पताल, सब जगह पानी ही पानी दिखा। इतना ही नहीं, कई सड़कें पानी के साथ ही बह गई। वहां से सामने आई तस्वीरों में सड़कों और गलियों से तेज रफ्तार दरिया बहता दिखा। पानी का बहाव इतना तेज था कि जो भी रास्ते में आया वो उसके साथ बह गया। लोग घुटनों तक भरे पानी में उतरकर अपने काम पर जाने को मजबूर दिखे। और सिर्फ दमोह ही नहीं, मध्य प्रदेश के शहडोल समेत कई जिलों में हुई बेहिसाब बारिश के बाद लोग बेहाल हो गए। भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए, जिसकी वजह से कई गाँव में नदी का पानी घुस गया
और सड़कें सैलाब में तब्दील हो गईं, जिसे देखकर ऐसा लगा कि मानो वहाँ कोई नदी बह रही हो। वहाँ से आए एक वीडियो में कुछ लड़के जान जोखिम में डालकर सैलाब में साइकिल से जाते दिखे, तो दूसरे वीडियो में एक अंडरपास के करीब 4 फीट पानी में एक बस डूबी दिखाई दी, जिसे मशीन के जरिए वहाँ से हटाने की कोशिश की गई। वहाँ की सोन नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से शहडोल से रीवा जाने वाली एक पुलिया सैलाब में डूब गई, जिसको देखते हुए वहाँ पुलिस वालों को तैनात किया गया। भारी बारिश से बिगड़े हालात को देखते हुए 2 दिन तक स्कूल भी बंद कर दिए गए। सभी स्कूलों को बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जल भराव की वजह से कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया। खेतों में पानी भरने से फसलों को भारी नुकसान हो गया। उधर चीन भी लगातार हो रही भारी बारिश और बाढ़ की वजह से बेहाल है। वहां के मौसम विभाग के मुताबिक बीते 140 सालों में इतनी बारिश नहीं हुई जितनी इस साल हुई। मूसलाधार बारिश के बाद चीन के कई शहरों में भयानक तबाही आ गई, क्योंकि इमारतें जमींदोज हो गईं, सड़कों पर मानो समंदर आ गया और कई पुल सैलाब में बह गए। चीन के कई शहरों में चारों तरफ बाढ़ का कब्जा नजर आया। चीन के मौसम विभाग के मुताबिक बारिश ने 140 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि पिछले 5 दिनों में बीजिंग में 744.8 मिलीमीटर यानी 29.3 इंच बारिश दर्ज की गई। इससे पहले 1891 में लगातार 5 दिनों में 609 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। मूसलाधार बारिश की वजह से सबसे ज्यादा तबाही वहाँ की राजधानी बीजिंग और हेबे प्रांत में हुई। चीन के अधिकारियों ने जानकारी दी कि बाढ़ और बारिश की वजह से 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि 26 लापता हो गए। कई इलाकों में सड़कें तबाह हो गई और बिजली सप्लाई ठप पड़ गई। और चीन के लिए बस यही एक मुसीबत नहीं रही, बल्कि उसकी राजधानी बीजिंग में आसमान से बरस रही आफत की वजह से जमीन धंस गई, जिससे वहां मौजूद एक इमारत पर खतरा मंडराने लगा। बीते 5 दिनों से बीजिंग में मूसलाधार बारिश हो रही है। भीषण बारिश की वजह से कई इलाके पूरी तरह डूब गए और इसी दौरान वहां एक बिल्डिंग के आसपास का बड़ा हिस्सा धंस गया, जिसका एक खौफनाक वीडियो सामने आया, जिसमें चारों तरफ भरा पानी धसी हुई जमीन में जाता दिखाई दिया। ऐसा लगा मानो बाढ़ का पानी पाताल में समा रहा हो। वहीं बीजिंग से ही सामने आया एक दूसरे वीडियो में नदी पर बना एक पुल बाढ़ की वजह से पूरी तरह तबाह हो गया। नदी पर बना पुल एक नहीं बल्कि 2 जगहों से टूटा दिखा और नदी का पानी तेज रफ्तार से बहता नजर आया। बीजिंग में आई हाहाकारी बाढ़ में सड़कें तालाब बन गई। एक वीडियो में गाड़ियां छत तक डूबी हुई नजर आई, जबकि कई सड़कों पर 5 फीट से ज्यादा पानी भरने से रेस्क्यू टीम लोगों को नाव के सहारे बचाती नजर आई। कुछ इलाकों में रेस्क्यू टीम ने हेलीकॉप्टर से लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई। लेकिन बाढ़ की वजह से चीन में लोगों की मुश्किलें बढ़ती दिखी और वहां के हेबे प्रांत में आई तबाही मचाने वाली बाढ़ में हजारों लोग फंस गए। बाढ़ की वजह से फंसे लोगों की सांसें अटक गई, लेकिन राहत और बचाव में जुटी टीम मिट्टी खोदने वाली मशीन के साथ वहां पहुंची और लोगों का रेस्क्यू किया, जिसका एक वीडियो सामने आया, जिसमें रेस्क्यू टीम के सदस्य मिट्टी खोदने वाली मशीन के अगले हिस्से पर 12 से 15 लोगों को बिठाकर पानी से बाहर निकालते नजर आए। इस दौरान वहां सड़कों पर दरिया बहता दिखा। बाढ़ में फंसे हजारों लोगों के रेस्क्यू के लिए राहत और बचाव की टीमें नावों के सहारे तैनात नजर आई। नाव में बैठाकर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। चीन के मीडिया के मुताबिक हेबे प्रांत से 80,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया। बारिश के बाद हेबे प्रांत में नदियां उफान पर हैं। नदी किनारे बसे निचले इलाकों को पूरी तरह खाली करा लिया गया। लेकिन चीन में खतरा अभी और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि चीन के मौसम विभाग के मुताबिक पूरे अगस्त महीने में कई तूफान चीन में तबाही मचा सकते हैं, जिसकी वजह से कई राज्यों में भयानक बारिश होगी और नदियों का जलस्तर बढ़ने से हाहाकारी बाढ़ आ सकती है। हालांकि थुक्सरी तूफान की वजह से वहां पहले ही कोहराम मचा हुआ है। तूफान की वजह से बीजिंग और हेबे प्रांत में पिछले 40 घंटों में हुई बारिश ने कहर बरपा दिया। थुक्सरी तूफान ने पिछले हफ्ते चीन में दस्तक दी थी। चीन के मौसम विभाग के मुताबिक अगस्त में उत्तरी चीन, पूर्वी उत्तर चीन, उत्तर पश्चिमी चीन और पूर्वी चीन में आंधी और तूफान आ सकते हैं। इस दौरान इन इलाकों में भीषण बारिश हो सकती है। चीन के मौसम विभाग ने आपदा प्रबंधन से जुड़ी टीमों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। उधर जापान में खनून तूफान ने कोहराम मचा दिया। कई हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से काफी नुकसान हो गया। तूफान ने जापान के ओकिनावा और कागोशिमा प्रांत में भारी तबाही मचाई, जिसकी वजह से वहां कई लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल बताए गए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कई बड़े पेड़ जड़ से उखड़ते हुए नजर आए। बताया गया कि तूफान की वजह से कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप हो गई और लोगों को घंटों बिना बिजली के बिताने पड़े। शक्तिशाली खनून तूफान की वजह से 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई। वहां के मौसम विभाग ने इस तूफान से बड़े नुकसान की चेतावनी जारी की और समुद्र के आसपास के इलाके खाली करा लिए गए। और जापान के बाद ताइवान में खनून तूफान ने दस्तक दे दी, जिसके बाद वहां दहशत का माहौल है और वहां के प्रशासन ने एहतियातन वहां स्कूल और बाजार बंद कर दिए, क्योंकि वहां के मौसम विभाग के मुताबिक जापान के बाद खनून तूफान ताइवान का रुख करेगा, जिसकी वजह से वहां का प्रशासन अलर्ट पर है और सावधानी बरतते हुए ताइवान की राजधानी ताइपे में सभी स्कूल और बाजार बंद कर दिए गए। इतना ही नहीं, वहां का शेयर बाजार भी बंद किया गया। बाढ़ और तेज हवाओं की चेतावनी के बीच वहां की एयरलाइंस ने कई उड़ानें भी रद्द कर दी, जिससे तूफान से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके, क्योंकि वहां के मौसम विभाग ने ताइवान में खनून तूफान की वजह से भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की।
इधर न्यूज 18 के हाथ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचिन थापन और सचिन बिश्नोई की एक तस्वीर लगी। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक दुबई में खींची गई सचिन बिश्नोई की ये तस्वीर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद की है, जिसमें गैंगस्टर सचिन बिश्नोई जीन्स और टी शर्ट और टोपी पहने नजर आया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये तस्वीर पिछले साल 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की हत्या के ठीक बाद की है। सूत्र बताते हैं कि मूसेवाला की हत्या के बाद दुबई में सचिन बिश्नोई, विक्रम बराड़ और रोहित गोदारा ने जमकर जश्न मनाया था और उसी दौरान ये तस्वीर खींची गई थी। इस तस्वीर में सचिन नए लुक में नजर आया। स्टाइलिश कपड़े और जूते के साथ उसने दाढ़ी भी बढ़ा रखी है, जो उसकी पुरानी तस्वीर से बिल्कुल अलग है। सूत्रों का दावा है कि सचिन ने विदेश भागने के बाद जांच एजेंसियों से बचने के लिए ये लुक अपनाया था। दावा यह भी किया गया था कि अजरबैजान में भी इसी रूप में सचिन गया था ताकि वो जांच एजेंसियों को गुमराह कर सके। लेकिन खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर है कि दुबई में खींची गई गैंगस्टर सचिन बिश्नोई की नई तस्वीर ने ही उसे गिरफ्तार करवाया और सूत्रों का दावा है कि सचिन ने यह तस्वीर जेल में बंद अपने मामा लॉरेंस बिश्नोई को भेजी थी, जिसको भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने हासिल कर लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान सचिन ने बताया कि मूसेवाला की हत्या से 1 महीने पहले अप्रैल में वो फर्जी पासपोर्ट पर वो दुबई भाग गया था, जहां वो करीब 1.5 महीने विक्रम बराड़ के साथ रहा। सूत्रों का कहना है कि पूछताछ में उसने ये भी बताया कि गोल्डी के कहने पर वो अजरबैजान चला गया था। पुलिस सूत्रों का दावा है कि बाद में लॉरेंस से मिली सचिन की इस नई तस्वीर को सुरक्षा एजेंसियों ने अजरबैजान सरकार को भेज दिया, जिसके बाद वहाँ की सरकार ने सचिन बिश्नोई की तलाश शुरू की और पिछले साल जुलाई में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक सचिन बिश्नोई ने पूछताछ में ये बताया कि गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के कहने पर उसने न्यूज 18 को फोन करके मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। पिछले साल 29 मई को पंजाब के मानसा में सिद्धू मूसेवाला को दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया गया था और इस वारदात के बाद सचिन बिश्नोई ने न्यूज 18 को फोन करके मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी ले ली थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में सचिन बिश्नोई ने बताया कि उसे न्यूज 18 का नंबर गोल्डी बराड़ ने दिया था। पुलिस सूत्रों का दावा है कि सचिन ने पूछताछ में ये भी बताया कि मूसेवाला की हत्या के बाद गोल्डी बराड़ खुद न्यूज 18 को फोन करके हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला था, लेकिन जांच एजेंसियों के रेडार पर आने के लिए एंड वक्त में उसने अपना प्लान बदल लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सचिन ने बताया कि गोल्डी बराड़ ने उसे फोन किया और उसी ने न्यूज 18 का नंबर देकर उसे हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा था। उधर पिछले हफ्ते अफ्रीकी देश नाइजर में तख्ता पलट करके खुद को वहां का शासक घोषित करने वाले जनरल अब्दुर्रहमान चियानी ने अपने पड़ोसियों और पश्चिमी देशों को नाइजर से दूर रहने की खुली धमकी दे डाली। उन्होंने 2 टूक कहा कि ये नाइजर का अंदरूनी मामला है, जिसमें कोई दूसरा देश दखल देने की गलती ना करे। जनरल अब्दुर्रहमान चियानी नाइजर के राष्ट्रपति के सुरक्षा बल के चीफ थे, मगर पिछले हफ्ते उन्होंने अपने देश को बचाने के नाम पर वहां तख्तापलट कर दिया था। लेकिन जब से नाइजर में राष्ट्रपति से सत्ता छीनी गई, तब से अमेरिका और फ्रांस जैसे पश्चिमी देश आग बबूला है। इसीलिए जनरल अब्दुर्रहमान चियानी ने पश्चिमी देशों के साथ नाइजर के पड़ोसी देशों को चेतावनी दी कि वो उनके देश के मसले में टांग न अड़ाएं। इस बीच अफ्रीकी देश नाइजर में तख्तापलट के बाद जारी हिंसा के बीच उसके पड़ोसी देश बुर्किना फासो ने दावा किया कि पुतिन उसे मुफ्त में हथियार देंगे। इससे पहले पश्चिमी मीडिया ने यह आरोप लगा चुका है कि नाइजर में बिगड़े हालात के पीछे अमेरिका और रूस के बीच जारी तनातनी हो सकती है, क्योंकि नाइजर में अमेरिकी सेना की मौजूदगी से रूस चिढ़ा हुआ है और इसीलिए उसने नाइजर की सेना को भड़काकर वहां तख्तापलट करवा दिया। इस बीच नाइजर के पड़ोसी देश बुर्किना फासो ने दावा किया कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन उसे मुफ्त में घातक हथियारों की सप्लाई करेंगे, ताकि अगर नाइजर में फैली हिंसा की आग उसके देश तक पहुंचे तो वो अपनी सुरक्षा कर सके। इसके साथ ही अफ्रीकी देश बुर्किना फासो ने नाइजर में विद्रोह करने वाली सेना का समर्थन किया। उसका दावा है कि पड़ोसी देश माली भी उसके साथ है। हालांकि एक दिन पहले ही कुछ पूर्वी अफ्रीकी देशों ने नाइजर के विद्रोहियों को चेतावनी दी कि वो जल्द लोकतंत्र बहाल करें। और रूस से मुफ्त हथियार मिलने के ऐलान के बाद अफ्रीकी देश बुर्किना फासो ने अमेरिका और फ्रांस को चेतावनी दे दी। बुर्किना फासो नाइजर का पड़ोसी देश है। पिछले हफ्ते ही वहां की सेना ने राष्ट्रपति को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद बुर्किना फासो ने सैन्य तख्तापलट का समर्थन करते हुए नाइजर की सेना का साथ देने का ऐलान कर दिया। इसके लिए बुर्किना फासो को रूस का भी समर्थन मिल गया। एक दिन पहले ही उसे खतरनाक हथियार देने का भरोसा दिया और रूस से मिले इस भरोसे के अगले ही दिन बुर्किना फासो ने अमेरिका और फ्रांस को अफ्रीकी देशों से दूर रहने की चेतावनी दे दी। वहाँ के राष्ट्रपति ने 2 टूक कहा कि अफ्रीकी देशों की गुलामी के दिन खत्म हो चुके हैं और वहाँ राज करने वाले देशों को अब ये महाद्वीप छोड़ना होगा। उन्होंने दावा किया कि नाइजर का पड़ोसी देश माली भी उसके साथ है और वो दोनों मिलकर नाइजर की सत्ता पर बैठी सेना का साथ देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस बीच नाइजर में सैन्य तख्तापलट को देखते हुए फ्रांस के बाद अमेरिका ने भी अपने नागरिकों को अलर्ट कर दिया। अमेरिका के मुताबिक नाइजर में कई आतंकी संगठन अपहरण और हमले की साजिश रचने में जुटे हैं।
जिससे वहां रहने वाले अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि इन आतंकी संगठनों के निशाने पर खास तौर पर विदेशी नागरिक हैं। अमेरिका के मुताबिक कई आतंकी माली, लीबिया, बुर्किना फासो और उत्तर नाइजर की सीमा के पास एक्टिव हैं, जिसे देखते हुए उसने नाइजर में मौजूद अपने नागरिकों को सावधान रहने और एहतियात बरतने की नसीहत दी। इसके साथ ही नाइजर में अमेरिकी दूतावास से भी कर्मचारियों को वापस अमेरिका भेजा जा रहा है। इस बीच नाइजर की राजधानी नियामे में एक बार फिर सैकड़ों लोगों ने सेना के समर्थन में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। उन्होंने सैन्य तख्तापलट को जायज ठहराते हुए अमेरिका और फ्रांस के खिलाफ अपना विरोध भी जताया। इधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भारत के साथ बातचीत वाले बयान पर विदेश मंत्रालय ने पलटवार किया। भारत के विदेश मंत्रालय ने दो टूक कह दिया कि अगर भारत के साथ बातचीत शुरू करनी है तो पाकिस्तान को सबसे पहले आतंकवाद और दुश्मनी को भुलाना होगा, जिसका मतलब ये कि भारत ने साफ शब्दों में एक बार फिर पाकिस्तान को शांति का पाठ पढ़ा दिया। बाकी सारे नेबर्स के साथ नॉर्मल नेबरली रिलेशंस चाहते हैं और इच्छुक हैं इसके, पर इसके लिए आतंक और टेररिज्म और पीस हॉस्टिलिटी ये हटना चाहिए। असल में आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 2 दिन पहले भारत के साथ दोबारा बातचीत की इच्छा जाहिर की थी। अमेरिका ने भी शहबाज शरीफ के बयान पर प्रतिक्रिया दी और भारत पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत का समर्थन किया, लेकिन भारत ने आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान से बातचीत पर पलटवार करके शहबाज के इरादों पर पानी फेर दिया। उधर गिरफ्तारी के खतरे के बीच इमरान खान के ऊपर एक और संकट मंडराने लगा। खबर है कि वहां का चुनाव आयोग जल्द ही इमरान खान की पार्टी पीटीआई से उसका चुनाव चिन्ह छीन सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान में इसी साल होने वाले चुनाव में इमरान खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि आशंका जताई गई कि पाकिस्तान का चुनाव आयोग उनकी पार्टी पीटीआई की मान्यता तक रद्द कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इमरान की पार्टी पीटीआई के अध्यक्ष पद के कई सालों से चुनाव ही नहीं हुआ। पाकिस्तान के चुनाव आयोग के मुताबिक पीटीआई में चुनाव कराने की आखिरी तारीख 2021 के जून की थी। हालांकि पीटीआई में पार्टी के अंदर होने वाले चुनाव फिर भी नहीं कराए गए, जिसके बाद ये आशंका जताई जाने लगी कि पाकिस्तान का चुनाव आयोग पीटीआई के बैट वाले चुनाव चिन्ह को रद्द कर देगा। इस बीच 3 दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा में एक हुए आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान के लोगों को जिम्मेदार बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि अफगानिस्तान के लोगों ने टीटीपी के आतंकियों की मदद की और उन्हीं की मदद से पाकिस्तान को दहलाने की योजना बनी। शहबाज शरीफ ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के पास रहने वाले अफगानी शरणार्थियों ने टीटीपी के आत्मघाती हमलावरों की मदद की, और शहबाज के मुताबिक उन्हीं लोगों की मदद से टीटीपी के आतंकी पाकिस्तान में दाखिल हुए, जिसके बाद वहां एक के बाद एक कई धमाके हुए। इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया कि बाजौर में हुए उस घातक हमले की प्लानिंग तालिबान ने की। उन्होंने आरोप लगाया कि तालिबान लगातार टीटीपी को अंदर खाने मदद कर रहा है ताकि वो पाकिस्तान में माहौल बिगाड़ने में कामयाब हो सके। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ग्रेन डील से रूस के हटने के बाद तुर्की ने एक बार फिर समझौते की पहल कर दी। पिछले साल जुलाई महीने में तुर्की और संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता के बाद ही रूस इस समझौते में शामिल हुआ था, जिसके तहत यूक्रेन का अनाज काला सागर से होते हुए दुनिया के कई देशों को एक्सपोर्ट होता था। लेकिन 2 हफ्ते पहले रूस ने पश्चिमी देशों पर अपने अनाज निर्यात में रुकावट डालने का आरोप लगाते हुए इस डील से हटने का फैसला कर लिया, जिसके बाद काला सागर के रास्ते होने वाले यूक्रेन के अनाज निर्यात पर ब्रेक लग गया, क्योंकि यूक्रेन को वहां अपने जहाजों पर रूसी हमलों का खतरा दिखाई देने लगा। लेकिन ग्रेन डील खत्म होने से दुनिया में गेहूं की कीमतें बढ़ गई और कई देशों में खाने का संकट खड़ा हो गया। दावा किया गया कि इसी बीच तुर्की के राष्ट्रपति रेजिप ताइप एर्दोआन ने पुतिन को मनाने के लिए उनसे फोन पर बात की ताकि पुतिन यूक्रेन के साथ अनाज समझौता करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन ने तुर्की के राष्ट्रपति से साफ कह दिया कि वो ग्रेन डील में दोबारा तभी शामिल होंगे जब पश्चिमी देश रूस के अनाज निर्यात में रुकावट नहीं डालने का भरोसा देंगे। लेकिन पुतिन की शर्त के बीच ही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ओदेसा के बंदरगाह पर हमलों को पूरी दुनिया के लिए आपदा बता दिया। दावा किया गया कि पिछले महीने ग्रेन डील से निकलने के बाद रूस वहां लगातार भीषण हमले कर रहा है, जिनमें खासतौर से यूक्रेन के अनाज गोदामों को निशाना बनाया जा रहा है। एक रोज पहले ही यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस के ड्रोन हमलों में ओदेसा के बंदरगाह पर मौजूद उसके अनाज गोदाम में रखा करीब 40,000 टन गेहूं जलकर राख हो गया। काला सागर के किनारे बसे ओदेसा शहर में यूक्रेन का सबसे बड़ा बंदरगाह है और वहीं से यूक्रेन अपना अनाज दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता आया है। लेकिन रूस के हमलों की वजह से वहां बड़े पैमाने पर अनाज के नुकसान का दावा किया गया, इसलिए ज़ेलेंस्की भड़क गए। У світі чую стабільність Росія намагається знищити, коли б'є по наших портах, по нашій інфраструктурі. पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अगर रूसी हमलों में इसी तरह ओदेसा में अनाज की बर्बादी होती रही तो आने वाले समय में कई देशों में भुखमरी के हालात बन सकते हैं। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन जंग में सैनिकों की कमी पूरी करने के लिए रूस मोटी रकम की लालच देकर सैनिकों की भर्ती करने में जुट गया और दावा किया गया कि रूस को अपने देश में नए सैनिकों की भर्ती में परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उसने अपने पड़ोसी देश कजाकिस्तान के युवाओं को टारगेट करना शुरू कर दिया।
और उन्हें सोशल मीडिया के जरिए लालच देकर रूस की सेना में शामिल करने का अभियान चलाया गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस की सेना में फौरन शामिल होने वाले जवानों को $5,000 से ज्यादा यानी भारतीय रुपयों में करीब 4,50,000 रुपए देने का ऐलान किया गया। इतना ही नहीं, उन्हें करीब हर महीने 2 लाख तक के वेतन का भी भरोसा दिया गया। रूस के दक्षिण में मौजूद उसका पड़ोसी कजाकिस्तान पहले सोवियत संघ का हिस्सा था। हालांकि कजाकिस्तान जंग में रूस का समर्थन नहीं करता, वो शांति से इस मामले को हल करने का समर्थन करता आया है। ऐसे में कजाकिस्तान में रूस के इस अभियान का विरोध किया जा सकता है। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने में जुटे जर्मनी की मुसीबतें बढ़ गई। बताया गया कि जर्मन सेना की एक टुकड़ी में नए सैनिकों की भर्ती के लिए जूझना उसको पड़ रहा है, क्योंकि दावा किया गया कि बुंडेस्वा नाम की उस टुकड़ी में सैनिकों की भारी कमी हो गई, जिसके बाद जर्मनी की सेना ने नई भर्तियां शुरू की। लेकिन जर्मनी के रक्षा मंत्री ने बताया कि इस बार पिछले साल के मुकाबले बेहद कम युवाओं ने सेना में शामिल होने के लिए आवेदन किया। इतना ही नहीं, जो जवान नई भर्तियों में शामिल हुए उनमें करीब 30% ट्रेनिंग के समय ही भाग खड़े हुए। ऐसे में जर्मनी की सेना की मुसीबतें बढ़ गई, क्योंकि दावा किया गया कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही जर्मनी की सरकार अपनी सेना को मजबूत करने के लिए तरह तरह के उपाय करने में जुटी है। इधर उत्तर प्रदेश के देवरिया से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर एक मोटरसाइकिल ने दूसरी मोटरसाइकिल को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें उन दोनों मोटरसाइकिल की टक्कर होती नजर आई। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें सड़क से कई गाड़ियां गुजरती दिखाई दी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल वहां से जाती दिखी और जैसे ही वो कुछ दूरी पर पहुंची, पीछे से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि मोटरसाइकिल सवार घिसटते हुए काफी दूर तक जा गिरा। इस सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर उत्तर प्रदेश के बहराइच से गो तस्करों के बीच फायरिंग का दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक गांव में तस्करों के 2 गुटों के बीच रात के अंधेरे में जमकर फायरिंग होती दिखी। बताया गया कि गोलीबारी की यह घटना करीब 1 महीने पहले की है, लेकिन उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कुछ लोग पिस्तौल से हवा में फायरिंग करते नजर आए। वीडियो में पेड़ के पास छिपकर कुछ लोग गोली चलाते दिखे। गोलीबारी की इस घटना के दौरान गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग दहशत में आ गए। बताया गया कि जरवट थाना इलाके में 4 जुलाई को गो तस्करों के 2 गुटों में जमकर गोलीबारी हुई थी। घटना के करीब 1 महीने बाद वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने गोलीबारी करने वाले आरोपियों पर सख्त एक्शन लेने का भरोसा दिया। इस बीच पंजाब के होशियारपुर जिले में एक लड़की को गाड़ी के बोनट पर बैठकर वीडियो रील बनाना भारी पड़ गया, क्योंकि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ एक्शन ले लिया और उस लड़की और गाड़ी चलाने वाले लड़के के खिलाफ सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने गाड़ी को सीज कर दिया। दोनों का जो वीडियो सामने आया उसमें लड़की गाड़ी के बोनट पर बैठकर पंजाबी गाने पर वीडियो रील बनाती दिखाई थी। इस दौरान नेशनल हाईवे पर उनकी गाड़ी के आसपास से दूसरी गाड़ियां गुजरती रही, लेकिन उनका पूरा ध्यान वीडियो रील बनाने पर था। कुछ किलोमीटर तक वो बेखौफ होकर वीडियो शूट करते दिखे। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। उधर गुजरात के अहमदाबाद से में रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वालों को सबक सिखाने के लिए नगर निगम ने हैरान करने वाला कदम उठाया। वहां शहर की कुछ सड़कों पर ऐसे स्पीड ब्रेकर लगा दिए जो गलत दिशा से आने वाली गाड़ियों के टायरों को बेहद नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि स्पीड ब्रेकर के साथ बड़ी बड़ी नुकीली कीलें लगा दी गई जो रॉन्ग साइड से आने वाले वाहन की टायरों को फाड़ देंगी। वहां से सामने आए एक वीडियो में नगर निगम के कर्मचारी इन स्पीड ब्रेकरों को सड़क पर लगाते दिखे। अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कुछ दिनों से शहर में गलत दिशा में गाड़ी चलाने की वजह से कई हादसे हुए, जिसमें कई लोगों की जान चली गई, जिसके बाद नगर निगम ने नियम तोड़ने वालों को सबक सिखाने के लिए ये कदम उठाया। नगर निगम के मुताबिक जल्द ही इस तरह के स्पीड ब्रेकर पूरे शहर में लगा दिए जाएंगे। उधर कोलकाता में शिक्षक भर्ती घोटाले के विरोध में अभ्यर्थियों ने पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने कई अभ्यर्थियों को हिरासत में ले लिया। जो वीडियो सामने आया उसमें प्रदर्शनकारी बैनर पोस्टर लेकर शिक्षा भवन का घेराव करने के लिए आगे की तरफ बढ़ते नजर आए। इस दौरान शिक्षा भवन के कर्मचारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारी शिक्षा भवन के गेट पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों को हटाने पहुंचे जवानों और उनके बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। फिर तो उन्होंने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने में जरा भी देरी नहीं की, लेकिन अभ्यर्थी टस से मस नहीं हुए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया और एक एक कर प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस की गाड़ी में भरने लगे। इस बीच महाराष्ट्र को दहलाने की साजिश रचने वाले आतंकी जुल्फिकार बरोदावाला को एटीएस ने पुणे से गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही जांच एजेंसी ने उसके ठिकानों पर छापेमारी कर आईईडी बम बनाने में इस्तेमाल होने वाली कई चीजों को बरामद कर लिया, जिसके जरिए आतंकी जुल्फिकार बरोदावाला किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में जुटा था। महाराष्ट्र एटीएस के मुताबिक गिरफ्तार आतंकी जुल्फिकार पुणे में कई आतंकियों के संपर्क में था। यही नहीं, जांच एजेंसियों को शक है कि आतंकी संगठन
ISIS से भी उसके रिश्ते हैं। और इसी मामले में पकड़े गए दूसरे आतंकियों की निशानदेही पर पुणे में छापेमारी कर IED बम बनाने के लिए केमिकल समेत कई दूसरी चीजें बरामद की गई। खबर है कि आतंकी महाराष्ट्र समेत देश के कई शहरों में बड़ा धमाका करने का प्लान बना रहे थे, जिसकी भनक महाराष्ट्र ATS को पहले से लग गई थी। पुलिस ने आतंकी साजिश रचने के आरोप में 5 आतंकियों को गिरफ्तार भी किया था। सूत्रों के मुताबिक ATS को शक है कि पकड़ा गया मास्टरमाइंड जुल्फिकार दूसरे आतंकियों को बम बनाने की ट्रेनिंग दे रहा था। उधर राजस्थान के भीलवाड़ा में एक नाबालिग लड़की से हैवानियत के बाद उसे कोयले की भट्टी में जिंदा जलाने का मामला सामने आया। पुलिस ने इस केस में कई लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी, क्योंकि पुलिस को जिस नाबालिग को जिंदा जलाने की खबर मिली थी वो 2 दिनों से लापता थी। बताया गया कि जब उसके परिजनों ने कई जगहों पर तलाश की तो उन्हें एक जलती हुई भट्टी के बाहर चांदी के कड़े और दूसरी चीजें मिली। परिजनों ने दावा किया कि वो सामान उसी लड़की के हैं। बाद में पुलिस जब वहां पहुंची और उस भट्टी की जांच की गई तो वहां से शव के कुछ हिस्से भी मिले। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और FSL की टीमें तुरंत जाँच में जुट गयी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान 3-4 लोगों को, आरोपियों को हमने राउंड अप किया है। इस वारदात की जानकारी मिलते ही उस इलाके में भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। गुस्साए लोगों ने नाबालिग का रेप करने के बाद उसकी हत्या का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने दोषियों को फांसी देने की मांग की। इस बीच अमेरिका ने समंदर में चीन को पस्त करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ एक बड़ी रणनीति तैयार कर ली। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका अपनी परमाणु पनडुब्बियों को ऑस्ट्रेलिया के समुद्री तटों पर तैनात करेगा ताकि वो चीन की हर हरकत पर नजर रख सके। और अमेरिका का ये मानना है कि उसके और ऑस्ट्रेलिया के हाथ मिलाने से चीन को हिंद प्रशांत क्षेत्र में करारा जवाब दिया जा सकेगा। माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच हुए इस सैन्य समझौते ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नींद उड़ाकर रख दी, क्योंकि इस समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं मिलकर चीन पर लगाम लगाने की तैयारी करेंगी। जानकारी के मुताबिक अमेरिका वहाँ अपनी परमाणु पनडुब्बी तैनात करने के साथ ही अंतरिक्ष में भी ऑस्ट्रेलिया की मदद करेगा। इसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया की सेल्फ गाइडेड मिसाइल बनाने में भी सहायता करेगा। वही खबर है कि चीन की सेना के अंदर हुई उठापटक की वजह से शी जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह का खतरा बढ़ गया, क्योंकि शी जिनपिंग ने चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी के रॉकेट फोर्स के चीफ को बदल दिया और बताया गया कि ताइवान को लेकर चल रहे विवाद के बीच ये बदलाव हुआ, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन की सेना के अंदर हुए बदलाव के बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खुद ही पूरी कमान संभाल ली। पहले चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ताकतवर रॉकेट फोर्स के अधिकारी की मौत की खबर सामने आई, जिसके बाद शी जिनपिंग ने रॉकेट फोर्स के चीफ को ही बदल दिया। और चीन की सेना में हुए इस बड़े बदलाव से दुनिया भर में खलबली मच गई, क्योंकि रॉकेट फोर्स ही चीन के परमाणु बम और घातक मिसाइलों की कमान संभालती है। और इस उठापटक की वजह से शी जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह का खतरा बढ़ गया। ऐसा माना जा रहा है कि शी जिनपिंग के इस फैसले के बाद चीन की सेना उनके विरोध में बगावत कर सकती है। इस बीच चीन के मीडिया ने दावा किया कि वहां की सरकार 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए एक नया और अजीब नियम लाने की तैयारी में है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन की सरकार ने के इस नए नियम के लागू होने के बाद वहां 18 साल से कम उम्र के लोग दिन में सिर्फ 2 घंटे ही मोबाइल का इस्तेमाल कर पाएंगे और बाकी के 22 घंटे उन्हें मोबाइल चलाने की इजाजत नहीं होगी। चीन की मीडिया में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक 16 से 18 साल के लोगों को 2 घंटे मोबाइल चलाने की आजादी होगी। 8 से 16 साल के बच्चे सिर्फ 1 घंटे मोबाइल चला पाएंगे और 8 से कम उम्र के बच्चों को सिर्फ 8 मिनट ही मोबाइल चलाने दिया जाएगा। बताया गया कि इस नए नियम के तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इंटरनेट चलाने पर पाबंदी रहेगी। हालांकि ये नियम कब लागू होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। इधर तेलंगाना सरकार के खिलाफ हैदराबाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। टीआरएस सरकार की नीति के विरोध में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और हाथों में तख्ती लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने सड़क पर उतरे। जैसे ही वो लोग सचिवालय के सामने नारेबाजी करते हुए पहुंचे, वहां पहले से तैनात पुलिस बल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए एक दूसरे को पकड़ लिया और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे, जिससे वहां पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच खींचतान देखने को मिली। आखिर में पुलिस ने उन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया और उन्हें अपने साथ ले गई। उधर पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और कुछ दिन पहले कूच बिहार में नाबालिग लड़की का बलात्कार हुआ था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इसी घटना पर उन्होंने विरोध जताया और बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए बड़ी संख्या में कूच बिहार जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करने पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर पहले से बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात दिखा और बैरिकेडिंग भी लगाई गई। जैसे ही विरोध प्रदर्शन करते हुए बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता वहां पहुंची तो वहां मौजूद पुलिस बल ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग पार कर डीएम ऑफिस तक पहुंचने की भी कोशिश की, जिससे प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। वहीं उत्तर प्रदेश के एटा प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के एक नेता के खिलाफ ढोल बजाकर कुर्की की कार्रवाई की। अधिकारियों ने बताया कि उनके खिलाफ ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई, जिसमें करीब 2.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई।
जिसके लिए एटा प्रशासन की टीम हरिपर्वत इलाके में मौजूद नालंदा प्राइड रेजिडेंसी के उस फ्लैट पर पहुंची और वहां पर ढोल बजवाकर कुर्की की कार्रवाई की। अधिकारियों के मुताबिक ये फ्लैट गैंगस्टर एक्ट के आरोपी सपा नेता जोगेंद्र सिंह यादव की पत्नी और समाजवादी पार्टी की एटा जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा यादव के नाम पर दर्ज है। करीब 2.5 करोड़ की कीमत के उस फ्लैट को कुर्क करने के बाद अधिकारियों ने उस फ्लैट के बाहर दीवार पर कुर्की की कार्रवाई के बारे में भी लिखा। अधिकारियों ने बताया कि सपा नेता जोगेंद्र यादव के खिलाफ 90 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज हैं। इधर अपने इलाके में अपने दुश्मन अमेरिका की बढ़ती तैयारी देखकर ईरान ने भी अपनी नौसेना को धार देना शुरू कर दिया है और बताया गया कि इन जहाजों पर ऐसी मिसाइलें फिट हैं जो 600 किलोमीटर दूर तक वार कर सकती हैं, जिससे ईरान फारस की खाड़ी में अपने दबदबे को बनाए रखने की कोशिश में है। ईरान के बगल में ही फारस की खाड़ी है और फारस की खाड़ी के मुहाने पर ही स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अहम रूट है क्योंकि दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई का लगभग 20% स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से होकर गुजरता है। बीते कुछ वक्त में ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मूज और फारस की खाड़ी में तेल के कई जहाजों को जब्त कर चुका है। इसलिए अमेरिका ने पिछले महीने अपने F-35 और F-16 जैसे ताकतवर लड़ाकू विमान और एक जंगी जहाज पश्चिम एशिया भेजा था ताकि वो फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर नजर रख सके और ईरान को मनमानी न करने दे। उसके जवाब में ईरान ने भी मिसाइलों से लैस अपने नए जहाज पेश कर दिए। वहीं ईरान में हिजाब पर बने नए कानून में दिल दहला देने वाली सजाएं देने का ड्राफ्ट तैयार किया गया। ईरान की सरकार ने नया मसौदा तैयार किया है जिसमें हिजाब ना पहनने वाली महिलाओं को कड़ी सजा दी जा सकती है और इसके लिए ईरान की सरकार AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करेगी, जिसके जरिए हिजाब ना पहनने वाली महिलाओं की पहचान की जाएगी। असल में पिछले साल ईरान में महसा अमीनी नाम की एक लड़की को ठीक से हिजाब ना पहनने पर गिरफ्तार किया गया था। उसकी मौत के बाद ईरान समेत कई देशों में भारी विरोध प्रदर्शन हुए थे और तब से ही ईरान में हिजाब को लेकर बवाल जारी है। लेकिन इस बीच वहाँ की सरकार ने हिजाब ना पहनने वाली महिलाओं को नए कानून में सख्त सजाएं देने का मसौदा तैयार कर लिया, जिसे ना मानने वाली महिलाओं को लंबी जेल की सजा हो सकती है। साथ ही वहाँ की मशहूर हस्तियों के जुर्माने के तौर पर उनकी संपत्ति भी सरकार जब्त कर सकती है। इधर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई सीमा हैदर ने फिल्म में हीरोइन बनने के लिए ऑडिशन दिया। हालांकि खुफिया एजेंसियों ने सीमा हैदर को क्लीन चिट नहीं दी है। जांच एजेंसियों को शक है कि सीमा पाकिस्तान की जासूस है और किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के मकसद से वो भारत में दाखिल हुई हैं। लेकिन इन सब के बीच मेरठ के रहने वाले और मुंबई में अपना प्रोडक्शन हाउस चलाने वाले अमित जानी नाम के फिल्म निर्माता ने अपनी आने वाली फिल्म अ टेलर मर्डर स्टोरी के लिए उन्हें हीरोइन बनने का ऑफर दे दिया। ये फिल्म राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल साहू की हत्या पर बनाई जा रही है, जिसके लिए फिल्म के डायरेक्टर जयंत सिन्हा और भारत सिंह ने बाकायदा सीमा का ऑडिशन तक लिया। जानी जी ने ऑफर दी है मुझे, तो वो मैं एक्सेप्ट करूंगी, पर पहले क्लीन चिट आ जाए उसके बाद। बताया गया कि इस फिल्म में सीमा हैदर रॉ एजेंट का किरदार निभाएंगी। यही नहीं, अमित जानी ने हिंदू धर्म अपनाने पर सीमा को भगवा शॉल उड़ाकर उनका स्वागत भी किया। उधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में BHU के विश्वनाथ मंदिर में राष्ट्रीय हिंदू दल नाम के संगठन ने चेतावनी पोस्टर चिपका दिए। पोस्टर पर मंदिर आने वाले लोगों से मर्यादा का पालन करने और मंदिर को कपल पॉइंट नहीं बनाने की अपील की गई और ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। राष्ट्रीय हिंदू दल के कार्यकर्ताओं ने मंदिर के गर्भगृह की दीवारों के साथ ही मंदिर में कई जगह ऐसे पोस्टर चिपका दिए। हर मंदिर की एक पवित्रता होती है और उसका उल्लंघन किया जाता है, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस दौरान पोस्टर लगाने पर वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों के साथ इस संगठन के कार्यकर्ताओं की बहस होती दिखी। पोस्टर लगाने वाले लोगों ने प्रदेश के सभी मंदिरों में ड्रेस कोड लागू करने की मांग की। हमारा संगठन चाहता है कि पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के सभी मंदिरों में ड्रेस कोड लागू हो। राष्ट्रीय हिंदू दल का आरोप है कि BHU के विश्वनाथ मंदिर को कपल पॉइंट बनाया जा रहा है और सोशल मीडिया पर कई आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुए, जिसके बाद ऐसे पोस्टर लगाने पड़े। उधर शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन भी सुस्ती छाई रही और बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयरों में तेजी देखने को मिली, जिसके बावजूद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 542 अंक गिरकर 65,240 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी करीब 144 अंक गिरकर 19,381 पर बंद हुआ। इस दौरान सबसे ज्यादा गिरावट बैंकिंग, रियल्टी और मेटल के शेयरों में देखने को मिली। उधर मुंबई से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक महिला चलती ट्रेन से उतरते वक्त प्लेटफॉर्म पर गिर गई। ये पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो काफी दूर तक प्लेटफॉर्म पर घिसटती नजर आई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें प्लेटफॉर्म पर RPF के कुछ जवान खड़े नजर आए। इसी दौरान ट्रेन ने वहां से चलना शुरू किया। तभी वो महिला ट्रेन से उतरने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही उसने अपना पैर प्लेटफॉर्म पर रखा, उसका संतुलन बिगड़ गया, जिसकी वजह से वो गिर गई और ट्रेन के साथ काफी दूर तक घिसटती चली गई। लेकिन जैसे ही RPF जवानों की नजर उस महिला पर पड़ी, वो लोग उसे बचाने के लिए दौड़ पड़े। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद
बड़ी खबर हरियाणा के नूह से भड़की हिंसा से जुड़ी। 4 दिन पहले हुए बवाल और हिंसा के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। नूह, गुरुग्राम और पलवल से 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया और इसके साथ ही हिंसा की जांच के लिए हरियाणा सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया। हरियाणा के 5 जिलों में कुल 93 एफआईआर दर्ज की गई। नूह में 46 एफआईआर और गुरुग्राम में 23 एफआईआर दर्ज की गई। हरियाणा के कई जिलों में 5 अगस्त तक इंटरनेट सेवा को बंद रखने का आदेश दिया गया और हरियाणा सरकार ने सोशल मीडिया के जरिए माहौल खराब करने वालों की भी जांच शुरू कर दी, जिसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया जो सोशल मीडिया के पोस्ट और वीडियो की जांच में जुट गई। और इसी बीच हरियाणा के नूह से हिंसा के बाद तबाही की दिल दहला देने वाली कई तस्वीरें सामने आई, जिसमें बस और मोटरसाइकिलें जली हुई नजर आई और आरोप लगा कि बवाल के दौरान उपद्रवियों ने इन गाड़ियों को निशाना बनाया और देखते ही देखते पूरा नूह जल उठा था। हिंसा के बाद तबाही की जो तस्वीरें नूह से सामने आई, उसमें एक बस पूरी तरह से जली दिखी जो कबाड़ में तब्दील हो गई। अंदर से बाहर तक वो बस सिर्फ लोहे का कंकाल बन गई। तो वहीं पास में पड़ी कई मोटरसाइकिलें भी कबाड़ में तब्दील नजर आई, जिन्हें उपद्रवियों ने फूंक दिया। बताया गया कि बवाल के दौरान नूह में करीब 200 से ज्यादा गाड़ियों को निशाना बनाया गया। ये सिर्फ एक बस नहीं बल्कि ऐसी कई गाड़ियां हैं जिनमें जमकर तोड़फोड़ की गई है। हालांकि बवाल के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया और उपद्रवियों को खदेड़ दिया। और इसके साथ ही हिंसा और बवाल के बाद नूह में कर्फ्यू लगा दिया गया, जिसकी वजह से वहां पिछले 4 दिनों से दुकानें नहीं खुली और लोगों को खाने पीने की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्योंकि नूह में हुई हिंसा के बाद पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई। वहां कर्फ्यू लगा होने की वजह से दुकानें बंद रही। ऐसे में लोगों को खाने पीने के सामान खरीदने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये पूरा मार्केट आज बंद दिखाई दे रहा है। हालांकि बवाल के बाद वहां के चप्पे चप्पे पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के लिए लोग आगे आए और उनके खाने पीने का इंतजाम करते दिखे। चाय है, पानी की व्यवस्था करी है सारी। नूह में हिंसा के बाद धारा 144 लगा दी गई और वहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया, जिसमें हालात देखते हुए ढीली भी दी गई। इस बीच मोनू मानेसर ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर दिया। मोनू मानेसर पर नूह में हिंसा और बवाल भड़काने का आरोप लगा, क्योंकि जिस शोभा यात्रा में पथराव और आगजनी हुई थी उस यात्रा से ठीक पहले मोनू मानेसर का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो उस यात्रा में शामिल होने की बात कहते हुए नजर आए। और आरोप लगने के बाद हरियाणा पुलिस ने भी मोनू मानेसर के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन मोनू मानेसर ने उन पर लगे आरोप को गलत बताया। हमारे बंदे ने किसी ने कुछ नहीं किया, जो भी यात्रा में गया था उन्होंने कोई मतलब पथराव या कोई भी गलत काम नहीं किया। एक वीडियो के माध्यम से गिरफ्तारी होती है तो वो कोई गिरफ्तारी नहीं है, वो एक सिर्फ झूठ है, वो कुछ नहीं है गिरफ्तारी। हमने वीडियो में सिर्फ आह्वान किया था। आह्वान कौन नहीं करता। मैं हजारों वीडियो दे दूंगा, कई राजनेताओं की दे दूंगा, बड़े बड़े की, जिनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं, लेकिन वो बाद में सिद्ध पाए गए, मतलब आरोप नहीं पाए गए। उनने भी तो अपने बुलाए हैं मंदिरों में जाने के लिए, अपनी यात्रा रैलियों में जाने के लिए। वहीं मोनू मानेसर ने दावा किया कि नूह में निकली यात्रा के रूट की पूरी जानकारी पुलिस को थी और इससे पहले यात्रा के आयोजकों पर रूट की सही जानकारी नहीं देने का आरोप लगा था। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया कि जिस यात्रा में पथराव हुआ और फिर बवाल हुआ, उस यात्रा के आयोजकों ने रूट की सही जानकारी नहीं दी, लेकिन मोनू मानेसर ने दावा किया कि उस यात्रा की पूरी जानकारी प्रशासन को दी गई थी। हमारे बिल्कुल मिली थी, रूट की भी जानकारी थी। बिना परमिशन मिले कोई भी 800 या 900 पुलिसकर्मी सुरक्षा में नहीं लगाए जाते, उनको पता ही नहीं होता है। तो सब चीज सारी चीज पता था, सारी हमारे अधिकारियों ने हमारी वो ले रखी परमिशन। उधर हरियाणा सरकार ने सोशल मीडिया के जरिए नूह का माहौल खराब करने वालों की जांच शुरू कर दी। हरियाणा सरकार के मुताबिक इसके लिए एक कमेटी बनाई गई जो सोशल मीडिया पर किए गए मैसेज और पोस्ट की जांच में जुट गई, क्योंकि आरोप लगा कि सोशल मीडिया पर जारी भड़काऊ वीडियो और पोस्ट सामने आने के बाद ही नूह में हालात बिगड़े, जिसके बाद वहां पथराव और आगजनी हुई। हरियाणा सरकार ने सोशल मीडिया पर किए गए उन पोस्ट और वीडियो की जांच शुरू कर दी। कोई उत्तेजनात्मक पोस्ट डाली होगी तो कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो कमेटी बनाई गई वो 21 जुलाई से 31 जुलाई के बीच सोशल मीडिया पर किए गए एक एक पोस्ट को स्कैन करेगी, जिसके बाद भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया गया। इस बीच नूह में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया और हिंसा और बवाल की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई। वहीं पुलिस ने ऐसे 139 आरोपियों को गिरफ्तार किया जिन पर नूह में हिंसा और बवाल करने का आरोप लगा। क्योंकि बवाल के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए 80 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की और आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू की। नूह हिंसा मामले में 139 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 19 आरोपियों को पुलिस की रिमांड मिली। एक दिन की रिमांड थी, ऐसे 19 आरोपी यहाँ पर मौजूद हैं। नूह से 139 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं गुरुग्राम से 21 और पलवल से 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। इसके साथ ही हिंसा की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई, जो हिंसा मामले में दर्ज एफआईआर की जांच में जुट गई। कुछ नहीं किया, हमारा खुद का नुकसान 1.5 करोड़ का हो गया। वहीं पुलिस ने दावा किया कि अभी और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।
और हरियाणा की नूंह में दहशत फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए 19 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इससे पहले उन्हें एक दिन के लिए पुलिस रिमांड पर रखा गया था, जहां उनसे नूंह में हुई हिंसा से जुड़े मामलों में पूछताछ की गई। क्योंकि इन 19 लोगों पर 31 जुलाई को हरियाणा के नूंह में हिंसक दंगे करने का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने इनसे पूछताछ की और फिर इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। आरोपियों के एक गुट को लेकर पुलिस अब यहाँ से निकल रही है। नूंह में हिंसा फैलाने के आरोप में इन 19 लोगों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 31 जुलाई को हुए हिंसक दंगों में 2 पुलिसकर्मी और 4 लोगों समेत कुल 6 लोगों की जान चली गई थी। इस बीच नूंह में हिंसा के बाद चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई और हालात पर काबू पाने के लिए नूंह में धारा 144 लगा दी गई है। साथ ही इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया और सोशल मीडिया की निगरानी की गई, जिससे कोई भड़काऊ मैसेज या वीडियो वायरल न हो। हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से सुरक्षा कर्मियों को नूंह में हालात को संभालने के लिए तैनात किया गया, जिसमें महिला बटालियन की तैनाती भी की गई, जिन्होंने नूंह के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। यहाँ पर महिला टुकड़ी भी पूरी तरीके से सीआरपी की तैनात देखी जा रही है। इसके साथ ही नूंह, फरीदाबाद, मानेसर, पलवल, सोहना और पटौदी में इंटरनेट सेवा पर पाबंदी रही, जो 5 अगस्त तक इन इलाकों में बंद रहेगी। इधर नूंह में हुई हिंसा और बवाल पर दर्ज हुई एफआईआर में पुलिस वालों पर हमले का सच सामने आया। सूत्रों के मुताबिक वहां मौजूद उपद्रवियों ने पुलिस वालों के खिलाफ नारेबाजी की और उन उपद्रवियों को रोकने पहुंचे पुलिस वालों पर हमला करने का जिक्र भी एफआईआर में किया गया। सूत्रों के मुताबिक नूंह में हुई हिंसा और बवाल में कई एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें एक एफआईआर में साइबर सेल पुलिस स्टेशन को जलाने का जिक्र है। वहीं दूसरी एफआईआर में शोभा यात्रा के दौरान करीब 700 उपद्रवियों पर पुलिस पर हमला करने का आरोप लगा। क्योंकि 31 जुलाई को नूंह में हुई हिंसा में 2 होमगार्ड समेत 6 लोगों की मौत हो गई और आरोप है कि सड़क पर उतरकर बवाल करने वाले उपद्रवियों ने पुलिस को निशाना बनाया। उधर पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि हरियाणा के नूंह में जिन लोगों पर दंगे भड़काने का आरोप लगा, उनकी अगुवाई कोई और कर रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उपद्रवियों ने जिस गाड़ी का पीछा करके नूंह में तांडव मचाया, वो गाड़ी पंजाब के रहने वाले किसी शख्स की थी। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि इस जानकारी के बाद PB31W नंबर वाली उस कार की तलाश में पुलिस अपनी पूरी ताकत से जुट गई, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक पंजाब के नंबर वाली इस गाड़ी में बैठे शख्स ने ही दंगाइयों को रास्ता दिखाया। दावा ये किया गया कि ये कार पंजाब के मनसा के रहने वाले निर्मल सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है और पुलिस को शक है कि इसी गाड़ी में नूंह हिंसा का मास्टरमाइंड मौजूद था, जिसके इशारों पर दंगाइयों ने हरियाणा के नूंह में आतंक फैलाया और फिर हिंसा की आग न सिर्फ हरियाणा बल्कि आसपास के कई राज्यों तक भी पहुंच गई। हालांकि पुलिस इस जानकारी के आधार पर उस गाड़ी के मालिक से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील से, जहां के रियो डी जेनेरो में पुलिस ने अवैध हथियारों और ड्रग्स की तस्करी रोकने के खिलाफ सबसे बड़े अभियान की शुरुआत कर दी। इस कार्रवाई से पूरे शहर में हड़कंप मच गया, क्योंकि पुलिस को खबर मिली थी कि बदमाशों के कई लीडर वहां एक अहम बैठक कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले ही ब्राजील की पुलिस ने पूरे रियो डी जेनेरो शहर को घेर लिया और जमीन से लेकर आसमान तक बदमाशों की तलाशी शुरू कर दी। और इस दौरान पुलिस की गोली से 9 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसके बाद ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में कई जगहों पर जमकर फायरिंग शुरू हो गई, क्योंकि पुलिस की कार्रवाई से घबराकर बदमाशों के गुटों ने भी कुछ जगहों पर गोलियां बरसाई, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की टीम ने जमीन के साथ साथ आसमान से भी अभियान चलाया। पुलिस की टीम ने हेलीकॉप्टरों के जरिए रियो डी जेनेरो के चप्पे चप्पे की निगरानी की, ताकि बदमाश वहां से फरार न हो सके। इस दौरान वहां जमकर फायरिंग भी हुई। इसके साथ ही पुलिस की गाड़ियों ने पूरे शहर की घेरेबंदी कर दी। मोटरसाइकिलों से भी पुलिस वाले बदमाशों का पीछा करते दिखाई दिए। इस अभियान के बीच बदमाशों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में पुलिस का एक अधिकारी घायल हो गया, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद तो ब्राजील की पुलिस ने अपनी मुहिम और तेज कर दी। उसने घर घर जाकर बदमाशों की खोजबीन शुरू की। इस कार्रवाई से वहां अफरा तफरी मच गई, क्योंकि अवैध हथियारों और ड्रग्स की तस्करी के खिलाफ ब्राजील की पुलिस ने रियो डी जेनेरो में सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। वहां की मीडिया के मुताबिक पुलिस को कई आपराधिक गुट के नेताओं की बैठक की खबर मिली थी और इसीलिए पुलिस ने रियो डी जेनेरो शहर के चारों तरफ बैरिकेड लगा दिए, ताकि उसकी कार्रवाई से घबराकर कोई बदमाश भागने में कामयाब न हो सके। इसके साथ ही शहर के उन बैरिकेड को तोड़ दिया गया जो वहां के लोगों ने अवैध रूप से बना लिए थे। पुलिस के इस अभियान में कई अवैध हथियार भी बरामद किए गए। वहीं एक इलाके में पुलिस के अभियान के खिलाफ कुछ लोग बैनर और पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर आए। उनका आरोप है कि पुलिस की इस कार्रवाई में ज्यादातर निर्दोष लोगों की ही जान जा रही है। लेकिन ब्राजील की पुलिस ने साफ कर दिया कि उसका ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। इधर मुंबई से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक महिला चलती ट्रेन से उतरते वक्त प्लेटफॉर्म पर गिर गई। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई।
जिसमें वो काफी दूर तक प्लेटफॉर्म पर घिसटती नजर आई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें प्लेटफॉर्म पर आरपीएफ के कुछ जवान खड़े नजर आए। इसी दौरान ट्रेन ने वहां से चलना शुरू किया। तभी वो महिला ट्रेन से उतरने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही उसने अपना पैर प्लेटफॉर्म पर रखा उसका संतुलन बिगड़ गया, जिसकी वजह से वो गिर गई और ट्रेन के साथ काफी दूर तक घिसटती चली गई। लेकिन जैसे ही आरपीएफ जवानों की नजर उस महिला पर पड़ी, वो लोग उसे बचाने के लिए दौड़ पड़े। 2 जवानों ने बहादुरी दिखाते हुए वक्त रहते उस महिला को अपनी तरफ खींच लिया। हालांकि ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज थी कि उन जवानों का बैलेंस बिगड़ गया और वो प्लेटफॉर्म पर गिर गए, लेकिन उन्होंने उस महिला की जान बचा ली। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई सर्वे की इजाजत दे दी और अदालत ने अपने आदेश में 2 टूक कहा कि मुस्लिम पक्ष की याचिका में ऐसा कुछ नहीं था जिससे एएसआई के सर्वे को रोका जाए। इससे पहले वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी में सर्वे की इजाजत दी थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वक्त के लिए सर्वे रोक दिया और मुस्लिम पक्षकारों को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा, जहां सुनवाई के बाद ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे की इजाजत मिल गई और सुबह एएसआई की टीम ज्ञानवापी में सर्वे के लिए पहुंच जाएगी, जहां वजूखाने को छोड़कर मस्जिद के बाकी हिस्से में कार्बन डेटिंग का काम होगा, जिसके जरिए मस्जिद में मौजूद अवशेषों की उम्र का पता लगाया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने भी सर्वे की तैयारी शुरू कर दी। सर्वे शुरू कराने के लिए हमसे सहयोग मांगा और उनको जो सहयोग चाहिए वो हम उनको उपलब्ध कराएंगे। मुस्लिम पक्षकार ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई के सर्वे के खिलाफ है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई के सर्वे पर रोक नहीं लगाई, जिसके बाद वाराणसी में दिवाली जैसा माहौल दिखने लगा। हिंदू पक्षकारों ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा किया और जमकर आतिशबाजी हुई। ढोल बजे, यानी सर्वे का रास्ता साफ होने पर वाराणसी में दिवाली जैसा माहौल दिखने लगा। एएसआई की 30 सदस्यों वाली टीम फिलहाल वाराणसी में है, जो ज्ञानवापी परिसर में कथित शिवलिंग मिलने वाली जगह को छोड़कर बाकी जगहों पर सर्वे करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट को एएसआई की टीम कह चुकी है कि सर्वे के दौरान किसी भी तरह का खुदाई का काम नहीं किया जाएगा, यहाँ तक कि किसी भी पत्थर या ईंट को उसके स्थान से नहीं हटाया जाएगा। इधर राजस्थान के जोधपुर में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर लोगों ने पथराव कर दिया और बताया गया कि वो टीम चौपासनी हाउसिंग बोर्ड इलाके में अवैध कब्जे को हटाने पहुंची थी, लेकिन इस कार्रवाई से भड़के लोगों ने उन पर हमला कर दिया और जो वीडियो सामने आया उसमें लोग अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पथराव करते दिखे। इस दौरान उस टीम के लोग सड़क पर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते नजर आए, जबकि उनका पीछा करते हुए दूसरे लोग उन पर पत्थर की बरसात करते दिखाई दिए। वहीं सड़क पर बिखरे पत्थरों ने भी इस बात की तस्दीक कर दी। इस बीच गुस्साए लोगों ने वहां कांच की बोतलें भी तोड़ी और खूब हंगामा किया। बताया गया कि जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड इलाके में लोगों ने जमीन पर लंबे वक्त से कब्जा किया हुआ था और इसी अतिक्रमण को हटाने के लिए टीम वहां पुलिस के जवानों के साथ पहुंची थी, जिस पर वहां रह रहे लोगों ने हमला कर दिया। इस बीच हरियाणा के पंचकुला से सड़क हादसे का हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर एक मोटरसाइकिल और एक कार में इतनी जोरदार टक्कर हुई कि मोटरसाइकिल सवार एक आदमी की मौत हो गई। इस हादसे का एक खौफनाक वीडियो भी सामने आया, जिसमें सड़क पर हादसे की शिकार गाड़ी खड़ी नजर आई, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि टक्कर कितनी जबरदस्त रही होगी। हादसे की वजह से गाड़ी के आगे के हिस्से के परखच्चे उड़ गए। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार एक आदमी की मौत हो गई, जबकि दूसरा आदमी गंभीर रूप से घायल हो गया। रॉन्ग साइड थी गाड़ी, उस साइड से मारी। तो बड़ा अफसोस हुआ सुन के कि भाई डेड हो गया। हादसे के बाद सड़क पर जाम लग गया और मशीन की मदद से उस गाड़ी को वहां से हटाया गया। इस दौरान आरोपी कार वाले ने भागने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ड्राइवर थे, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करके उसको अरेस्ट कर लिया गया है। बताया गया कि गाड़ी तेज रफ्तार से गलत दिशा में आ रही थी, जिसकी वजह से हादसा हुआ। उधर यूक्रेन की मीडिया ने रूस पर जंग को जायज ठहराने के लिए ऑनलाइन गेम का सहारा लेने का आरोप लगाया। खबर है कि रूस ऑनलाइन गेम के जरिए यूक्रेन के कई शहरों को अपना बता रहा है और उसने कई ऑनलाइन गेम युवाओं को ध्यान में रखकर बनाए। यूक्रेन की मीडिया के मुताबिक रूस ने माइक्रोसॉफ्ट की गेम माइनक्राफ्ट में यूक्रेन के बखमूद में मौजूद सोलेडर शहर पर कब्जा करने वाला गेम बनाया है, ताकि युवा इस गेम को खेलकर यूक्रेन में रूसी सेना के अभियान को समझ सकें। इस शहर पर जनवरी से ही पुतिन की सेना का कब्जा है। इसी गेम में लुहांस्क शहर पर भी रूसी झंडे को फहराता हुआ दिखाया गया। आरोप है कि रूस जानबूझकर इन ऑनलाइन गेम में जेड निशान का इस्तेमाल करने में जुटा है। ये निशान यूक्रेन पर रूस के हमले के प्रतीक के तौर पर जंग की शुरुआत से ही चर्चा में है। कुछ दूसरे ऑनलाइन गेम में रूसी टैंकों की परेड को भी दिखाया जा रहा है। वहीं ब्रिटेन की मीडिया ने रूसी सेना पर यूक्रेन के कैदियों को भयानक यातनाएं देने का आरोप लगाया और खबर है कि रूस ने दक्षिण यूक्रेन में अपने कब्जे वाले इलाकों में कई अस्थायी हिरासत केंद्र बना रखे हैं, जहां यूक्रेन के कैदियों को रूह कपा देने वाली सजाएं दी जाती हैं। ब्रिटेन के मीडिया ने आरोप लगाया कि रूस के इन केंद्रों में यूक्रेन के कैदियों को बिजली के झटके दिए जा रहे हैं। उन्हें ऐसे कमरों में रखा जा रहा है जहां किसी भी इंसान का दम घुट जाए। यही नहीं, रूसी सेना पर बड़ी संख्या में महिलाओं का बलात्कार करने का भी आरोप लगाया गया। ब्रिटेन की मीडिया ने मानवाधिकार पर काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ग्लोबल राइट्स कंप्लायंस की एक जांच टीम की रिपोर्ट के हवाले से ये आरोप लगाया। इस जांच रिपोर्ट में दावा किया गया कि खेरसोन समेत यूक्रेन के दक्षिणी इलाकों में कई पीड़ितों के बयान दर्ज किए गए, जिनमें सभी कैदियों ने आरोप लगाया कि उन्हें रूसी
सेना ने बुरी तरह प्रताड़ित किया। इधर लोकसभा में दिल्ली सर्विसेज बिल पर चर्चा के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच जोरदार बहस हुई। एक दिन पहले सरकार ने लोकसभा में ये बिल पेश किया, जिसका विपक्षी गठबंधन इंडिया ने विरोध किया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने तो इसे गैर कानूनी तक बता दिया, लेकिन सरकार ने दो टूक बोल दिया कि वो नियमों और कानून के तहत ये बिल संसद में लाई। और अगले दिन चर्चा के दौरान भी अमित शाह ने यही बात दोहराई। यही नहीं, उन्होंने बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी गठबंधन पर तंज भी कस दिया, जबकि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार दिल्ली के बाद दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों में यही कर सकती है। कि आप दिल्ली की सोचिए, एलायंस की मत सोचिए। एलायंस से फायदा नहीं होने वाला है। एलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अगर दिल्ली में इस तरीके की छेड़खानी होते रहेंगे तो इसके चलते आप धीरे धीरे हिंदुस्तान की बाकी राज्यों में एक किस्म के ही हमला करते रहेंगे। ये घोटाले के लिए क्या ये बिल लाना जरूरी था? उधर अमेरिका के एक विमान में शराब के लिए हंगामा करने वाली एक महिला यात्री के खिलाफ कार्रवाई हो गई। आरोप है कि उस महिला ने विमान के कर्मचारियों से बदसलूकी की, जिसका वीडियो वहां मौजूद दूसरे यात्रियों ने रिकॉर्ड कर लिया। और उस विमान की कंपनी ने बदसलूकी करने वाली महिला के उड़ान भरने पर रोक लगा दी। बताया गया कि उस विमान ने टेक्सास के ह्यूस्टन से लॉस एंजलिस के लिए उड़ान भरी थी और आरोप है कि उस विमान में शराब के लिए उस महिला यात्री ने जमकर हंगामा किया, क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसमें वो महिला विमान के कर्मचारियों से बदसलूकी करती दिखी। इस दौरान कर्मचारी उससे अपनी सीट पर बैठने के लिए अपील करते रहे, लेकिन वो हंगामा करती रही, जिसके बाद उस विमान को फिनिक्स सिटी में ही लैंड कराया गया और उस महिला को हिरासत में ले लिया गया। उधर संसद में मणिपुर पर जारी गतिरोध खत्म होने के संकेत मिले, क्योंकि सदन में नियम 167 के तहत चर्चा हो सकती है। सूत्र बता रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन इंडिया नियम 167 के तहत चर्चा का प्रस्ताव पेश कर सकता है, जिसमें चर्चा के अंत में वोटिंग होगी। यही नहीं, सूत्र बता रहे हैं कि विपक्ष पीएम के सदन में बयान की मांग भी छेड़ सकता है। और हालांकि सरकार का इस पर पक्ष आना बाकी है, और जबकि इससे पहले मणिपुर पर चर्चा का सारा पेच इसी बात पर फंसा। और सदन के मॉनसून सत्र का करीब करीब हर दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया, क्योंकि विपक्ष चाहता है कि सारे काम रोककर सदन में नियम 267 के तहत लंबी चर्चा हो और प्रधानमंत्री मणिपुर पर संसद में बयान दे, जबकि सरकार नियम 176 के तहत चर्चा चाहती थी, जिसमें छोटी चर्चा होती और गृह मंत्री जवाब देते। लेकिन अब ये डेडलॉक खत्म हो सकता है, क्योंकि विपक्ष नियम 167 के तहत चर्चा का प्रस्ताव पेश कर सकता है, जिसमें संसद के अंदर मणिपुर पर चर्चा होगी और अंत में वोटिंग होगी। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार और विपक्ष के बीच एक और दौर की चर्चा के बाद मामला सुलझ सकता है। इधर भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर समंदर में चीन को जंग का ट्रेलर दिखाने की तैयारी में है। चारों देशों का गठबंधन क्वाड अगले हफ्ते 12 दिन तक ऑस्ट्रेलिया में मालाबार नौसैन्य अभ्यास करने वाला है। बीते कुछ वक्त में चीन और ऑस्ट्रेलिया की दुश्मनी तेजी से बढ़ी है और इसीलिए यह बात अहम है कि ऑस्ट्रेलिया पहली बार मालाबार एक्सरसाइज की मेजबानी करने जा रहा है, जिसके लिए भारतीय नौसेना के आईएनएस कोलकाता और आईएनएस सह्याद्री जैसे जंगी जहाज ऑस्ट्रेलिया रवाना भी हो चुके हैं। वहां 11 अगस्त से 22 अगस्त तक सिडनी के पास समंदर में दोनों जंगी जहाज चीन से निपटने की प्रैक्टिस करेंगे। इतना ही नहीं, सबमरीन हंटर के नाम से मशहूर नौसेना के बेहद ताकतवर P-8I विमान भी मालाबार एक्सरसाइज में अपना दम दिखाने वाले हैं। यानी साफ है कि चीन की बौखलाहट बढ़ने वाली है, क्योंकि क्वाड का मकसद इंडो पैसिफिक यानी हिंद और प्रशांत महासागर के इलाके में लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखना है और इस इलाके में चीन की दादागिरी ने वहां मौजूद हर देश की नाक में दम किया हुआ है। इधर मुंबई के कॉलेज में छात्राओं के बुर्का पहनकर आने पर हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि वहां कॉलेज में बुर्का पहनकर आई छात्राओं को कॉलेज में घुसने से रोक दिया गया, जिसके बाद उन छात्राओं ने कॉलेज के गेट के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया और कॉलेज में बुर्का पहनकर ही प्रवेश की मांग उठाई। लेकिन कॉलेज प्रशासन ने कॉलेज की तरफ से लागू की गई ड्रेस की बजाय बुर्के में आई छात्राओं के साथ सख्ती दिखाते हुए उनको कॉलेज के गेट पर ही रोक दिया। बताया गया कि कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं के लिए यूनिफॉर्म लागू कर दी, जिसकी जानकारी कॉलेज की तरफ से मीटिंग करके अभिभावकों को दी गई थी। इसके बावजूद कुछ छात्राएं बुर्का पहनकर कॉलेज आईं। दुपट्टा, बैज, हिजाब, स्टिकर ये सभी नहीं चलेगा और सिर्फ जो यूनिफॉर्म बोला है वही पहनना है, उसके सिवा कुछ भी नहीं पहनना है, ये बताया जाए। हालांकि हंगामा बढ़ता देख पुलिस को सूचना दी गई। बाद में पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर किसी तरह उन छात्राओं को कॉलेज में जाने की इजाजत दिलाई। उधर पश्चिम एशिया के देश लेबनान के सबसे बड़े फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप में 5 दिन पहले शुरू हुई हिंसा 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की बलि लेने के बाद भी नहीं रुक रही। कम से कम 2000 लोग कैंप से जान बचाकर भाग चुके हैं और यहां तक कि लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह भी लड़ाई रोकने की अपील कर चुका है, लेकिन लड़ने पर उतारू फिलिस्तीन के गुटों पर इन सब का कोई असर नहीं। इसलिए सामने आई तस्वीरों में लेबनान के फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप के अंदर दोनों धड़ों के लोग एक दूसरे को मरने मारने पर तुले नजर आए। सरेआम रॉकेट लॉन्चर चलते दिखे।
बीते लगभग एक हफ्ते से फिलिस्तीनी कैंप में दोनों तरफ से असॉल्ट राइफल, हैंड ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर चल रहे हैं। लड़ाई रुकवाने के लिए सीज फायर हुए, लेकिन कुछ घंटों में ही टूट गए। जिस फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप में खून खराबा हो रहा है वो दक्षिणी लेबनान में है और दक्षिणी लेबनान पर चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह का कंट्रोल है, जो कि फिलिस्तीन का समर्थक है, मगर उसकी शांति की अपील को ही फिलिस्तीन के गुट मानने को तैयार नहीं। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में हुई फायरिंग से जुड़ी सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरोपी आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह का नार्को टेस्ट कराया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक ट्रेन गोलीकांड की जांच में जुटी जीआरपी फायरिंग के पीछे ही सही वजहों का पता लगाने के लिए चेतन सिंह का नार्को टेस्ट कराया जा सकता है। दिवाकर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दिवाकर, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, 31 जुलाई को चेतन सिंह की गिरफ्तारी के बाद जीआरपी लगातार उससे पूछताछ कर रही है, लेकिन पिछले 4 दिनों में उसने 4 तरह के बयान दिए हैं। लगातार वो बयान बदल रहा है और जो जीआरपी उससे सवाल कर रही है उसका वो सही जवाब नहीं दे रहा है, जिसके चलते जीआरपी की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में जो फायरिंग हुई थी उसके पीछे की वजह क्या थी उसका पता जीआरपी को लगाना है। तो यही वजह है कि जीआरपी के जो आला अधिकारी हैं उनके सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो चेतन सिंह है उसका नार्को टेस्ट कराया जा सकता है। हालांकि नार्को टेस्ट करने के लिए कोर्ट की परमिशन और साथ ही साथ आरोपी की कंसेंट जो है जरूरी होती है। तो अगर नार्को टेस्ट कराया जाता है, अगर जब जीआरपी जो है को इस मामले में पीछे की वजह नहीं मिलती है कि आखिर फायरिंग चेतन सिंह ने क्यों की, तो बाकायदा जो है नार्को टेस्ट किया जा सकता है। दिवाकर, जानकारी के लिए शुक्रिया। क्योंकि चलती ट्रेन में AK-47 से गोली चलाने के आरोपी आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह से रेलवे के अफसर लगातार पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन रेलवे पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आरोपी चेतन पूछताछ में जांच टीम को गुमराह कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक वो जांच टीम के सवालों से सही जवाब नहीं दे रहा और बार बार अपना बयान बदल रहा है। 2 दिन पहले कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपी चेतन सिंह ने दावा किया था कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं, जिसके बाद रेलवे पुलिस पूछताछ में मनोचिकित्सक की मदद लेने की तैयारी कर रही है। रेलवे पुलिस के सूत्रों के मुताबिक चेतन सिंह के लगातार बयान बदलने की वजह से रेलवे पुलिस को ट्रेन में फायरिंग के पीछे की सही वजहों को पता लगाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। गोलीकांड की जांच के लिए आरपीएफ ने विभागीय जांच के लिए एक टीम बना दी, जिसमें मुंबई के बोरीवली, भाईंदर, नाला सुपारा और विरार के सीनियर इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी शामिल किए गए। इस बीच उत्तर प्रदेश के बरेली से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहाँ नीरज चौधरी नाम के एक सिपाही ने पुलिस चौकी के अंदर खुद को गोली मार ली, जिसे फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि नीरज चौधरी को एक कांस्टेबल के साथ मिलकर चौकी प्रभारी परेशान कर रहे थे, जिससे तंग आकर उसने खुद को गोली मार ली। गोली मारने से पहले उस सिपाही ने व्हाट्सएप पर सुसाइड नोट लिखा और फिर उसने अपने दोस्तों को भेज दिया। बाद में नीरज ने चौकी के अंदर ही खुद पर गोली चला दी। जो प्रभारी है और एक कांस्टेबल, इनके द्वारा उनके साथ में बदतमीजी की जा रही थी। बाद में घायल हालत में सिपाही को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई गई। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए चौकी प्रभारी और कांस्टेबल के खिलाफ केस दर्ज करने के साथ ही दोनों को सस्पेंड भी कर दिया गया। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर साल 2020 में हुए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को पलटने की कोशिश करने के आरोप लगे। दावा किया गया कि 2020 में बाइडेन से हार मिलने के बावजूद ट्रंप चुनावी नतीजों को लेकर जनता से लगातार झूठ बोलते रहे ताकि वो सत्ता में बने रहें। और आरोप तो ये भी लगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनके कार्यकाल के दौरान अमेरिका के उपराष्ट्रपति रहे माइक पेंस समेत कई बड़े अधिकारियों पर चुनावी नतीजों को पलटने के लिए दबाव भी बनाया था। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जब ट्रंप इसमें सफल नहीं हुए तो उन्होंने बड़े बड़े वादे कर अपने समर्थकों को जानबूझकर उकसाया। और आरोप लगा कि इसी के बाद ट्रंप के समर्थकों ने 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद पर हमला कर दिया था। इस मामले में ट्रंप को वॉशिंगटन की एक अदालत के सामने सफाई देनी है, लेकिन अमेरिका की मीडिया का दावा है कि आरोप साबित होने के बाद भी ट्रंप 2024 के राष्ट्रपति चुनावों में हिस्सा ले पाएंगे। मतलब ये कि चुनावी नतीजे बदलने की कोशिश का केस उनकी दावेदारी के रास्ते में रोड़ा नहीं बनेगा। वो रिपब्लिकन पार्टी की ओर से इस रेस में सबसे आगे हैं। इस बीच अमेरिका के कैलिफोर्निया में सरेआम एक दुकान में घुसकर लूटपाट की गई और पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने इस दौरान करोड़ों के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। वहां की पुलिस ने घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी जारी किया, जिसमें 3 नकाबपोश बदमाश दुकान में घुसकर लूटपाट करते दिखाई दिए। काले कपड़े पहने उन तीनों बदमाशों के हाथ में हथौड़ी और बैग थे और वो जैसे ही उस दुकान में घुसे उन्होंने हथौड़े से वहां के सारे कांच तोड़ दिए, जिसके बाद वो गहनों को बैग में भरते दिखे। पुलिस के मुताबिक लूटपाट की वारदात दिन दहाड़े अंजाम दी गई, जिसमें बदमाश 9 लाख अमेरिकी डॉलर यानी भारतीय रुपए में करीब 7.5 करोड़ के गहने लेकर रफू चक्कर हो गए। और महाराष्ट्र के ठाणे से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक कॉलेज के 3 छात्र ट्रेनिंग के नाम पर कई दूसरे छात्रों को बेरहमी से पीटते दिखाई दिए। मारपीट करने का आरोप उसी कॉलेज के 3 सीनियर छात्रों पर लगा और इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ छात्र बारिश के बीच जमीन पर लेटे कई जूनियर छात्रों की पीट कर ताबड़तोड़ डंडे उन पर बरसाते हुए नजर आए।
और जानकारी के मुताबिक वीडियो में दिखने वाले सभी लड़के एक ही कॉलेज के एनसीसी के छात्र थे। बताया गया कि घटना तब हुई जब एनसीसी की क्लास में टीचर नहीं थे। आरोप है कि इसी का फायदा उठाते हुए आरोपी छात्रों ने उन्हें निशाना बनाया। उन्होंने जूनियर छात्र को ट्रेनिंग देने के नाम पर बारिश में सिर के बल उल्टा लेटने को कहा, लेकिन संतुलन बिगड़ने पर आरोपी छात्र उन पर टूट पड़े। इसके बाद सारे लोग अपने जूनियर छात्रों को बुरी तरह से डंडे से पीटते दिखे, जिससे कई छात्र घायल हो गए। उधर रूस ने सीरिया के साथ मिलिट्री ड्रिल करके अमेरिका से लेकर इजराइल और तुर्की जैसे देशों को अपनी दोस्ती और दम एक साथ दिखा दिया। सीरिया में 12 साल से गृह युद्ध छिड़ा है और अमेरिका, इजराइल और तुर्की सीरिया की सरकार के खिलाफ है, जबकि रूस के सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार को बचाए रखने के लिए लड़ रहा है और इसीलिए उसने सीरिया के साथ सैन्य अभ्यास किया। जिसकी सामने आई तस्वीरों में रूस की वायुसेना और सीरिया की स्पेशल फोर्स के जवान मिलकर रात के अंधेरे में दुश्मन को मार गिराने की प्रैक्टिस करते नजर आए। युद्ध अभ्यास के दौरान बमों की ऐसी अंधाधुंध बरसात की गई कि धमाकों के शोर ने वीरान इलाके को दहिला दिया। मिलिट्री ड्रिल इतनी बड़ी रही कि रूस ने अपने जेट, हेलीकॉप्टर, तोप और टैंक से लेकर मल्टीपल मिसाइल लॉन्च सिस्टम भी मैदान में उतार दिए। दोनों देशों ने जमीन के साथ आसमान में भी अपनी ताकत आजमाई। हेलीकॉप्टर से सैनिक इतनी गोलियां चलाते दिखे कि अंधेरे में सिर्फ फायरिंग की रोशनी ही नजर आई। सैन्य अभ्यास में रूस और सीरिया के सुरक्षा बल ने पैराशूट से लैंडिंग की भी प्रैक्टिस की। इधर तेलंगाना में कांग्रेस के केसीआर की पार्टी बीआरएस को जोरदार झटका दिया, क्योंकि बीआरएस के कई नेता कांग्रेस में शामिल हो गए, जिनमें राज्य के पूर्व मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव भी शामिल हैं। और कुछ महीने बाद तेलंगाना में विधानसभा चुनाव है और इससे पहले कांग्रेस ने बीआरएस को तगड़ा झटका दिया। हालांकि जुपल्ली कृष्ण राव ने कुछ महीने पहले ही बीआरएस छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन वो कांग्रेस में अकेले नहीं आए, बल्कि उनके कई समर्थक भी कांग्रेस का हिस्सा बने, जिनमें पूर्व विधायक गुरुनाथ रेड्डी और केआर नागाराजू समेत कई नेता शामिल हैं। इन नेताओं ने दिल्ली में खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस का हाथ थामा, जिसके बाद कांग्रेस ने संकेत दिए कि अभी बीआरएस और टूटेगी। आने वाले चुनाव में केसीआर को हराने के लिए सब सारे लोग टीआरएस छोड़कर कांग्रेस में आ जा रहे हैं। इन नेताओं ने पहले प्रियंका गांधी की मौजूदगी में महबूबनगर जिले में होने वाली विधानसभा में कांग्रेस में शामिल होने की योजना बनाई थी, लेकिन खराब मौसम के कारण कार्यक्रम 2 बार रद्द हो गया। उधर तुर्की की सेना ने राजधानी इस्तांबुल के पास समंदर में मिले खतरनाक बमों को नाकाम कर दिया। तुर्की की नौसेना ने गोताखोरों ने इनका पता लगाया था, जिसके बाद सेना ने उन्हें समंदर के पानी में धमाका करके नष्ट कर दिया, जिसका एक वीडियो सामने आया, जिसमें जोरदार धमाके के साथ समंदर का पानी करीब 100 फीट ऊपर उठता नजर आया। तुर्की की सेना ने समंदर में मिले 28 बमों को पूरी सुरक्षा के साथ विस्फोट करके नाकाम कर दिया। इस दौरान ऐसा लगा जैसे वहां कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो और लावे की जगह पानी बाहर निकल रहा हो। तुर्की की सेना के मुताबिक 4 दिन पहले एक आदमी ने समंदर किनारे एक बम मिलने की सूचना दी, जिसके बाद गोताखोरों की एक टीम को तलाश में लगाया गया। तलाशी अभियान के दौरान 28 खतरनाक विस्फोटक मिले, जिनमें से 8 बमों को किनारे लाया गया और उनकी जाँच की गयी, जिसके बाद सभी 28 बमों को नष्ट करने का फैसला किया गया। इस बीच भारतीय नौसेना के 2 जंगी जहाज पापुआ न्यू गिनी पहुंच गए, जिससे चीन के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह चीन दक्षिण चीन सागर में ताइवान और फिलीपींस को धमकाता है, वही हाल उसने प्रशांत महासागर क्षेत्र में पापुआ न्यू गिनी का कर रखा है। इसलिए भारतीय नौसेना के 2 जंगी जहाज आईएनएस कोलकाता और आईएनएस सह्याद्री के पापुआ न्यू गिनी पहुंचते ही चीन की टेंशन बढ़ गई। बताया गया कि ये दोनों जंगी जहाज 2 दिन तक पापुआ न्यू गिनी में ही रहेंगे और वहां से स्क्वाड देशों के युद्धाभ्यास में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे। इससे पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी ने पापुआ न्यू गिनी का दौरा किया था और वहां के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी के पैर छूकर उनका स्वागत भी किया था। असल में चीन प्रशांत महासागर में तेजी से अपने पैर पसार रहा है और उसे इस बात का डर है कि भारत और अमेरिका जैसे देश वहां उसका खेल बिगाड़ सकते हैं। खंजर चमका, रात का सीना चाक हुआ। खंजर चमका, रात का सीना चाक हुआ, जंगल जंगल सन्नाटा सफाक हुआ। सौबात की एक बात कही जेब ने, जख्म लगाकर उसका भी कुछ हाथ खुला, मैं भी धोखा खाकर कुछ चालाक हुआ। तो मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त होगा सौबात की एक बात का।